ये है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर। इसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है, जहां ये बंदा रोज अपने ऑफिस से घर आकर अपने घर के काम किया करता है। लेकिन एक रात जब ये तारे अपना डिनर कर रहा होता है, वहीं पर अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जब दोबारा उसकी आंख खुली तो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर मैजिशियंस की बहुत ही अहमियत होती है और यहाँ मैजिक यूज करना काफी आम बात है। लेकिन यार, यहाँ पर मेन ट्विस्ट तो ये है कि अपना जवान बंदा इस वर्ल्ड में आने के बाद एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। और इसके लिए सबसे खराब बात तो ये है कि एक बिल्कुल ही गरीब फैमिली में आ चुका था, और जहां इस वर्ल्ड के अंदर लगभग हर कोई मैजिक यूज करना जानता है, वहीं यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो मैजिक का एम भी नहीं आता। इस एनीमे का रात एक लड़के से होती है जिसे काफी सारे लोग देख रहे थे। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को बिल्कुल ही साफ कर देता है। असल में यार, यहाँ पर थोड़ा खुदाई का काम चल रहा है और अपना मेन कैरेक्टर अपने मैजिक से इन लोगों की हेल्प कर रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि इसने फाइटिंग टाइप के मैजिक को इस काम में इस्तेमाल किया है, जो कि काफी टफ होता है। इसके बाद टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर आ जाता है, जहां पर इसकी खातिरदारी बड़े अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पर उसकी स्वागत के लिए कुछ लड़कियां तैयार होती हैं और इस लड़की का नाम है एलिस। इन लोगों की ऐसी ही थोड़ी देर बातें चलती हैं, जिसके बाद अब वो वहां से उठकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। और यहीं पर वो सोचता है, 10 साल हो चुके हैं, कितना कुछ बदल चुका है, मैंने तो अपना ऑफिस भी छोड़ दिया। और तब इसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, इसकी पिछली लाइफ का, जहां पर तब ये एक नॉर्मल सी जॉब किया करता था और हमेशा ऑफिस से आने के बाद वो घर के सारे काम खुद ही करता है। कुछ ही देर में ही यहाँ पर ये अपने लिए खाना बनाकर तैयार कर लेता है। लेकिन जैसे ही अब वो इसे खाने के लिए बैठा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और इसी तरह अचानक बैठे बैठे ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तब इसके साथ कुछ अजीब होता है, और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने काफी बढ़िया खाना रखा देखता है। प्लेट सजी हुई है, बढ़िया सा खाना और एक खूबसूरत सा माहौल। उस खाने को खाते वक्त उसे लगता है कि शायद उसके हाथ छोटे हो चुके हैं। और तब जैसे ही ये चेक करने के लिए उसने प्लेट में अपना चेहरा देखा, तो वो देखता है कि अब तो वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। और अभी आसपास बिल्कुल ही रईसों वाला माहौल था, जैसे ही कोई पार्टी चल रही हो। यहीं पर एक आदमी कुछ लोगों का इस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि आज उसके बड़े बेटे की शादी है। और इन सब लोगों की बातें अपनी मेन कैरेक्टर को अच्छे से समझ भी आ रही थी, इसलिए उसे लगता है कहीं मैं सपने में तो नहीं आ गया, शायद मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। वो एक कुर्सी पर बैठकर सो ही रहा था कि तभी एक आदमी उसे उठाते हुए कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, सारे मेहमानों को अपना इंट्रोडक्शन तो दो। असल में यार, ये आदमी इसका फादर है और वो सबको अपने बेटे से मिलाते हुए कहता है, इससे मिलिए, ये है मेरा सबसे छोटा वाला बेटा। पर भाई, यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इतने में तभी वहां पर उस आदमी का एक और बेटा वहां पर आ गया, जिसका नाम है एरिक। वो सभी से कहता है, आप लोगों का मेरे बड़े भाई की वेडिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर वो सबको अपने छोटे भाई के बारे में बताता है, जो कि है अपना मेन कैरेक्टर, और जिका नाम है वैनलिंग बेनो बस्टर। बहुत ही लंबा नाम है इसका, और खुद का यह नाम सुनकर वंडरलिक सोचता है, ये वाहियात नाम मेरा ही है, क्या कुछ और नाम नहीं मिला इन्हें मेरे लिए। इसके कुछ देर बाद सब पार्टियां बिजी हो जाते हैं और इधर एरिक वैलिन के साथ बैठा था, जहां पर वो उसे कहता है, लगता है तुम इतने लोगों को देखकर घबरा गए। जिस पर वो उसे कहता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एरिक यहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल यहाँ पर हमारे बड़े भाई स्कर्ट की शादी हो रही है सर, मार्चन की सेकंड बेटी अमिलिया के साथ। और यार, असल में ये एमिलिया एक नोबल है, और इस चीज़ से यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग भी एक नोबल ही हैं, प्योर नोबल। ये सब जानने के बाद वंडरलैंड पार्टी में लोगों को देखकर सोचता है, यहाँ के माहौल से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, और अगर मैं इनका तीसरा बेटा हूँ तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। तो अब क्योंकि भाई उसे एक अमीर फैमिली में दोबारा एक लाइफ मिली है, तो वो उसके पूरे मज़े तो उठाएगा ही, इसलिए वो यहाँ पर अब टेंशन फ्री होकर काफ़ी मज़े भी करता है। अब इस रात के शानदार पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वंडरलैंड के सामने बिल्कुल ही रूखा सूखा खाना पड़ा हुआ था। वो भी इस चीज़ को देख के बड़ा ही हैरान होता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कल वाले घर के मुकाबले इस घर की हालत तो बिल्कुल ही बंजर हो रखी थी, टूटा फूटा घर था ये तो पूरा। इसके कुछ देर बाद वैलिनो पूछता है, कल तो हम लोगों के पास इतना अच्छा घर था और खाना था, तो आखिर आज क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। रिक उसे कहता है,
देखो, अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हारी शान, शौकत और रस्सी होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम्हें जताना तो पड़ेगा ही। यानी कि दुनिया को बस दिखाने के लिए हम लोग अमीर हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और कल जो सारे शानदार खाने लगे थे वो इसलिए थे क्योंकि इनके बड़े भाई स्कर्ट की शादी हो रही थी। बस सिर्फ उसके लिए ही हुआ था ये सारा इंतजाम। क्योंकि सच तो ये है कि ये लोग प्योर नोबल तो हैं, पर काफी गरीब भी हैं। तभी वंडरलिन अपने हाथों पर अपने भाइयों की गिनती करते हुए कहता है, हम लोग टोटल 3 भाई हैं, तो शायद हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। उतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। लेकिन असल में यार, इसे भी कुछ पता ही कहाँ है। क्योंकि तब वहां पर उसका चौथा भाई आता है जिसका नाम है हेलमेट, जो देखकर वैलिन सोचता है, ओ तो लगता है मैं 4th सन हूं, यानी कि चौथा बेटा। पर तभी इतने में ही वहां पर उसका एक और भाई आ गया जिसका नाम है पॉल। तो अब वो सोचता है, इसका मतलब मैं 5th सन हूं। लेकिन यार, तब धीरे धीरे उसके और भी भाई यहां पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर वैलन कहता है, अरे हम लोग ऑलरेडी इतने गरीब हैं और हम लोग तो टोटल 8 भाई हैं। हाँ यार, ये लोग टोटल 8 हैं और इन 8 के 8 भाइयों में सबसे छोटा है हमारा मेन कैरेक्टर वंडर लगता है। इन लोगों के फादर ने काफी मेहनत की है। कुछ देर बाद वैनलिंग अब अपने राज्य का मैप देखने लगा और जहां पर वो अभी रहता है उस राज्य का नाम है स्टेटबर्ग। ये काफी बड़ी जगह है जहां पर लाखों लोग रहते हैं। और इसी राज्य के अंदर बेकबक नाम की एक छोटी सी जगह भी है जहां भी ये सब लोग रहते हैं। और इनका ये गांव पूरा पहाड़ियों से ही भरा हुआ है और इस जगह पर टोटल 800 के अराउंड लोग रहते हैं। ये सब देखकर वो कहता है, लगता है मेरी जिंदगी तो फिर से झंड हो गई। अब इन सब के बाद वो जैसे ही अपने घर पर आया तो देखता है कि अरिक कहीं पर जा रहा है और अपनी मॉम को बाय कहता है। तो अरिक उसे बताता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर स्कर्ट की शादी के लिए रुके थे और जब उसकी शादी हो चुकी है तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उसका दूसरा भाई आकर उससे कहता है, देखो तुम अभी बच्चे हो तो हम लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, और वैसे भी जब तुम हमारी एज के हो गए तो तुम्हें भी इस टाउन को छोड़कर जाना ही होगा। जिस पर वैलन उससे कहता है, भला तुम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी क्यों नहीं करते, फसल क्यों नहीं उगाते। तो उसका भाई उसे कहता है, तुम यही तो नहीं समझ पा रहे, हम लोग नोबल्स हैं और ये बंटवारा वाला काम हम लोगों को शोभा नहीं देता। तो इसलिए हम लोग अभी शहर जा रहे हैं जहां पर हम कोई जॉब ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। और तब एरिक भी उसे अलविदा कह के वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद अब वैलिनो में आकर सारी बुक्स को ढूंढने लगा कि कहीं पर उसे कोई काम की किताब मिल जाए, पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोर की बुक्स ही पड़ी हुई थी। तभी गलती से उसे एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। इसमें से एक छोटा सा बॉल और एक लेटर निकलता है। इस लेटर के अंदर लिखा था कि ये क्रिस्टल बॉल है जिससे कोई भी अपने मैजिक पावर्स के बारे में पता कर सकता है कि उसके पास मैजिक है या नहीं। इस लेटर के अंदर मैजिक को बड़े अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था, इसलिए अब वो भी इसको थोड़ा टेस्ट करने का सोचता है। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर अपने सामने रख देता है। इस लेटर के अंदर ये लिखा था कि मैजिक कौन कितना इस्तेमाल कर पाएगा ये हर इंसान के माना के ऊपर होता है, यानी कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। और इस लेटर के अंदर मैजिक के काफी सारे फायदे भी लिखे हुए थे, जो देखकर तो वैनलिंगन पहले सोचता है क्या ही फायदा होगा इसे चेक करके, पर थोड़ा सोचने के बाद वो अब अपना मैजिक चेक करने लगता है। शुरुआत में तो काफी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लग जाती है। उसी वक्त एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने कि उसी क्रिस्टल बॉल को सेंस कर लिया था। इस लेटर के अंदर आगे लिखा होता है कि अगर क्रिस्टल बॉल रेनबो कलर में चमका तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी हाई लेवल का मैजिक है, और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक मैजिक गाइड पढ़नी होगी। तो इसलिए आप अपना वैनलिंग गाइड बुक को ढूंढने में लग जाता है। पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोरी वाली बुक्स के अलावा और कुछ था ही नहीं। तभी तो इसके फादर के 8 बेटे हैं। इतने में अब उसका फादर भी वहां पे पहुंच जाता है और वैनलिंग उससे पूछता है, क्या हमारे पास और बुक्स हैं। लेकिन यार, जैसा कि तुम लोग को पता ही है, ये लोग तो इतने गरीब हैं तो बुक्स कहाँ से आएगी इनके पास। इसके बाद कुछ देर बाद वंडलिन जलाने के लिए कुछ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने की कोशिश तो करता है, पर कुछ होता नहीं। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैजिक पावर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतने में ही अचानक वहां पर वही बंदा आता है जिसे कुछ देर पहले दिखाया गया था। अरे वाह, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मैजिक पावर्स हैं। उसे अचानक अपने सामने देख कर तो वैनलिंगन बेचारा डर ही जाता है, जो देखकर वो उसे कहता है, अरे अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने अचानक आके शायद तुम्हें डरा दिया। तभी वो उसके हाथ से एक लकड़ी लेकर दूर फेंक देता है,
तुम मुझसे डरो मत, मैं एक इंसान ही हूं और एक मैजिशियन भी। इधर ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर यह पता चलता है कि जिस लकड़ी को इस मैजिशियन ने अभी वंडरलिक से लेकर फेंका था, उससे एक चटा टूटकर एक जंगली सुअर पर जाकर गिर गया है और गुस्से में आकर बब इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जो देख के वैनलिंगन की तो फटी जाती है। तब वो मैजिशियन उससे कहता है, अरे डरो मत, अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करो। लेकिन भाई इस छोटू को तो मैजिक कायम भी नहीं आता। जो देख वो मैजिशियन उसे मैजिक का इस्तेमाल कमाल करना सिखाते हुए अपनी मैजिक पावर से वंडलिज्म जिग के बाहर आने के रिलीज हुई फोर्स की वजह से वो जंगली स्वर थोड़ा पीछे हो गया। वैनलिंग को तो यकीन ही नहीं होता कि उसने पहली बार अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया। इतने में वो जंगली शहर एक बार फिर से उनकी तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये मैजिशियन तो उसे बस अपने एक ही अटैक में जलाकर राग कर देता है। और तब वो वैलिनो अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एक मैजिशियन हूं और मेरा नाम है अल्फ्रेड रेनफॉल्ड और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी अच्छे मैजिशियन बनो। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैलिनो के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में बात यह है कि रेनफोर्ड को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए जिसे वो मैजिक सिखा सके और उसे वो खुद से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। यही वजह है कि इस वक्त वो वंडरलिक को मैजिक सिखाना चाह रहा है। और भाई वैसे भी इसे भी तो मैजिक सीखना ही था, तो मना तो करेगा नहीं। नफल्ड उसे कहता है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा लेकिन तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट तुम्हें ही अपना नया लॉर्ड बना देंगे, यानी कि नया किंग। जो सुनकर वैलिनो कुछ समझ नहीं आता तो अर्नफॉल उसे बताते हैं कि असल में इस वर्ल्ड के अंदर एक मैजिशियन के पास नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। तो अगर किसी को ये पता चला कि तुम मैजिक इस्तेमाल करते हो तो बिना सोचे समझे वो तुम्हें अपना नया लॉर्ड बना देंगे। लेकिन भाई अभी अपना मेन कैरेक्टर बच्चा ही तो है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभाल पाएगा भला। इसलिए उसे मैजिक सीखने वाली बात सबसे छुपा के रखनी होगी। जिसके बाद अवन फॉल वलन की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है और अपने आसपास के एनर्जी को मैजिक में यूज करने का तरीका बताता है। और धीरे धीरे ऐसे करते करते वैलिनो रेनफॉल्ड की मैजिकल एनर्जी फील होने लगती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा थी। तो रेनफॉल्ड उसे कहता है, वैसे तो तुम मेरी माना की एनर्जी का लेवल मैच नहीं कर पा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। इधर वैलन के फादर को दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें वो मैजिक कैलकुलेट करने वाला क्रिस्टल मिल जाता है। वो स्कर्ट को बुलाकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने इस क्रिस्टल बॉल को निकाला था? जिस पर स्कर्ट उन्हें मना कर देता है। तब उसके फादर को याद आता है कि कल तो वंडर यहाँ पर आकर कुछ कर रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं। पर इन लोगों को इस बात पर ज्यादा यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वैलिनो छोटा बच्चा है, उसके पास कहाँ ही मैजिक होगा। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वंडलिज्म जल्दी सीख रहा है। ये तो इतने में अब रेनफॉल भी वहां पर आता है और वो अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आया था। असल में वो ये एवलिन को देने के लिए लाया है ताकि वो उसे घर पर ले जा सके। इससे अब वंडरलिन घर पर ये बहाना बना पाएगा कि वो सब्जियां लेने जंगल में जाता है। इससे कोई इस परे शक भी नहीं करेगा और वो भी रेनफॉल की बात मान के ऐसा ही करता है। सारी सब्जियों को घर पर लेकर आता है, जो देख के उसके घर में हर कोई खुश हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के लिए ताज़ी सब्जियां खाना इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी मिलते हैं इन लोगों को इतनी अच्छी सब्जियां खाने को। अगले सीन में रेनफॉल को दिखाया जाता है, जो कि वैनलिंग को ही सिखा रहा था कि वो कैसे हवा को महसूस करके आसपास की चीजों का पता लगा सकता है। तो वो भी अब उसके सिखाए हुए पे अच्छे से प्रैक्टिस करता है। इससे वंडरलिन कभी भी हवा में होने वाली वाइब्रेशन से ये पता लगा सकता है कि उसके सामने क्या है, और यहीं पर उड़ते हुए तो वैनलिंग एक चिड़िया को ही मार देता है। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं, जहां पर रेनफॉल्ड वैनलिंग को जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि इस जंगल में मॉन्स्टर्स का बहुत ही ज्यादा खतरा है। उनसे जो भी टकराता है वो कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। ऐसे ही आप धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, जहां एक दिन वैनलिंग आकर रेनफॉल को बताता है कि लगता है मेरे बड़े भाई स्कर्ट को मुझ पर शक हो चुका है, क्योंकि उसने आप मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो नफल्ड उससे कहता है, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने मैजिक सीख लिया तो इससे उसकी गद्दी छीन जाएगी और तुम्हारा भाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो वंडरलिन उसे कहता है, लेकिन मुझे तो लॉर्ड बनने का कोई शौक नहीं फालतू है। ये सब चीजें मेरे लिए, तो मैं इस चीज के लिए भला अपने भाई के साथ दुश्मनी क्यों लूंगा। यहीं पर इन लोगों की बातों के बीच रेनफॉल के हाथ से अचानक ही
काफी डार्क ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो देखकर तो वो खुद भी काफी डर चुका था। अब कुछ समय बाद वंड इन अपने घर आकर सभी से कहता है, मुझे एक एडवेंचरर बनना है क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड को अच्छे से देखना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और अपने फैमिली वालों से बातें करने पे इसे ये पता चलता है कि उसे एक एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचर अकेडमी में जाना होगा, जहां जाने के लिए बहुत ही मोटी रकम देनी पड़ती है। अगले दिन वंडरलिन खुद आकर रेनफॉल से एडवेंचर अकेडमी के बारे में पूछता है, तो इस पर वो उसे बताता है कि पास ही में एक अच्छी सी एडवेंचर अकेडमी है जिसमें बच्चे भी ज्वाइन होकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद रनफोल्ड अब वेनलिन को फ्लाइंग मैजिक सिखाने का डिसाइड करता है ताकि वो आसानी से कहीं भी आ जा सके, और तब वो उसे लेकर आसमान में काफी ऊंचा उड़ा आता है। देखो वैनलिंग, ये है वो दुनिया जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इसके कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया गया, जहां पर रेनफॉल के आसपास काफी ज्यादा ही डार्क और आ चुका है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन कभी भी रेनफॉल्ड वैनलिंग को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता और उसकी ट्रेनिंग हमेशा की तरह जारी रखता है। अब जब वंडरलिन रात में सबके साथ डिनर कर रहा था, तो यहाँ पर उसके फादर से उसे ये पता चलता है कि विस्परिंग डेड नाम की कोई चीज पहाड़ों में घूम रही है और ये विस्पेरिडियन से ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आके उनका शरीर पूरी तरह से जॉम्बी में बदल जाता है। ये सब सुन के तो अब वैलिन भी काफी डर चुका था और जल्दी से उड़ते हुए जंगल की तरफ जाता है और जाकर रेनफॉल को बुलाने लगता है, जो देख के वो अब उसके पास आता है। वैलिन उससे कहता है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जंगल के अंदर विस्परिंग डेड घूम रहा है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। वो यहाँ पर काफी कोशिश करता है उसे ले जाने की, पर फिर भी रेनफॉल उसके साथ नहीं जाता और तब उसे कहता है, मेरी बात सुनो, असल में मैं ही विस्प डेड हूँ। तो वैलिनो से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो अभी जिंदा हो ना? तब रेनफॉल्ड उसे बताता है कि ये चीज 5 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय ड्यूक का बेटा काफी बीमार पड़ गया था और तब हमें उसे बचाने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ी थी, और क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूं तो मैं इन सब के बीच आ गया। उन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त हम जितने को मारते थे वो उतने ही और ज्यादा बढ़ जाते थे, और अकेले फाइट करने के चक्कर में मैंने अपना माना बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। यही वजह है कि मैं अब ऐसा बन चुका हूँ। इसका मतलब यार ये कि रेनफॉल अब बहुत ही जल्द मरने वाला है, क्योंकि वो स्परिंग डेड नाम की पावर जो कि इस जंगल में घूम रही थी वो अब इसके ऊपर हावी हो चुकी है। वो वंडरलिन से कहता है, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मैं चाहता था कि मैं अपनी इस जर्नी के दौरान किसी ऐसे को अपनी पावर्स सौंप जो उसके काबिल हो, और इसी खोज में मुझे तुम्हारी पावर्स फील हुई, तो इसलिए अब रेनफॉल्ड डर्लिन को ही अपनी सारी पावर्स सौंपना चाहता है, क्योंकि सिर्फ अभी उसकी नज़र में वही एक है जो कि इन पावर्स को संभालने के काबिल है। साथ ही अब उसका जख्म भी काफी बढ़ चुका है और उसके पास अब इतना माना भी नहीं कब वो आप इसे रोक सके। रेनफॉल वंडल से कहता है, देखो अब इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बनूं, तुम मुझे खत्म कर दो, इसी में हम सबका भला है। तो अब उसके कहे अनुसार वैनलिंग अपनी पावर्स का यूज करना शुरू करता है, जिससे रेनफॉल के शरीर से बहुत ही तेजी से माना निकलना शुरू हो जाता है, और तब वैनलिंग को भी अपने मास्टर के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो रेनफॉल का हर चीज के लिए शुक्रिया करते हुए कहता है, अब मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूँ। आखिरी वक्त में रेनफॉल कहता है, तुम तो सच में वही हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था हमेशा से। और धीरे धीरे अब रेनफॉल वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया, जहां पर वैलिनो एडवेंचरर बनने की जर्नी पर निकल चुका है, और अब इसके सीधा 8 साल बाद का सीन एस दिखाया जाता है, जहां वंडलिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है और एक न्यू एकेडमी के अंदर एडमिशन भी ले चुका है। टीचर के कहने पर सभी यहां पर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ में वैनलिंग भी। कुछ देर बाद अब इनका टीचर इन्हें पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है, क्योंकि 1 महीने बाद इन सभी को पार्टीज में काम करना होगा, यानी कि टीम में तो अभी से ही ये लोग इस फॉर्म के जरिए अपने टीममेट्स को चुन सकते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहां पर वनलेन रंच कर रहा था और कुछ बच्चे उसे ही देखने लगते हैं। असल में यार बात यह है कि अपना हीरो एक मैजिक यूजर है, जो कि काफी रेयर चीज है। इन लोगों की बातों से ये पता चलता है कि एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने भी वैनलिंग को सिखाने से मना कर दी दिया, क्योंकि इसके पास सीखने को कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही जानता है। अभी वैनलिंग अकेला ही बैठकर लंच कर रहा था, तो ये लोग मौके का फायदा उठाते हुए
उसे अपनी पार्टी में शामिल करने का डिसाइड करते हैं। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स भी वैलिनो अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं। अगले सीन में इनका टीचर इन सब लोगों को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहता है, जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स फटाफट अपना ग्रुप बनाने में बिजी हो गए थे। पर अपने वैनलिंग को तो लगता है कि कोई उसे भाव ही नहीं देगा, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन यहाँ तो ये 3 स्टूडेंट्स बैठकर वैनलिंग को अपनी टीम में शामिल करने की बात कर रहे थे। इस लड़की का नाम है लुइस, लड़के का एरविन, और इसका लिन। इन लोगों को ये लगता है कि वन लिन जरूर अपने से ज्यादा पावरफुल से ही फाइट करना चाहता है। यहीं पर लिन उनसे कहती है, जब तक हम लोग उसके इतने पावरफुल नहीं हो जाते वो हमारी टीम में नहीं आने वाला। इसके कुछ देर बाद ये सब के सब हंटिंग करके आ चुके थे, यानी कि शिकार करके। जहां सब के सब अपना अपना शिकार लेकर आए थे, इन्हें लग रहा था कि इनसे आगे तो कोई है ही नहीं। पर तभी वहां पर वैलिनो देखकर सबको ऐसा लगता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बस खाली हाथ ही आए तो। पर तब वैनलिंग अपने मास्टर के दिए बैग में से एक एक करके अपने सारे शिकार को निकालता है। इसका ये बैग कम और डरीमन की पॉकेट फिर ज्यादा लग रही है। ये सब देखकर इन लोगों को समझ में आ गया कि वैलिनो पानी कम चाहे हैं, और अब जब वैलिनो से इतना आगे है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो सब के सब चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वैलिनो सोच रहा था कि अपने कमाए हुए पैसों से वो सबको पार्टी देगा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर कोई होता ही नहीं। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एरविन और लेन एक बड़ा शिकार करने का डिसाइड करते हैं ताकि उनके ग्रुप को कोई हल्के में ना ले। इसलिए अब अगले दिन वो लोग शिकार पर पहुंचते हैं, और ये लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे, जहां पर बहुत ही कम लोग आते हैं। और यहीं पर इनका सामना होता है काफी सारे वल्फ से, जो कि इन लोग को पूरा घेर ही चुके थे। लो भाई, अब भूख तो हीरो बनने चले थे ना। धीरे धीरे सारे वल्फ उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ वलन को दिखाया गया, जो कि इधर इन लोगों की एनर्जीज को महसूस कर पाता है और सोचता है, अगर मैं इन लोगों को बचा लूं तो शायद ये लोग मुझसे दोस्ती कर लें। और अब यही सोचते हुए वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। लेकिन भाई, ये लोग भी कुछ कम नहीं होते, काफी अच्छी टक्कर देते हैं सारे वल्फ को। पर तब इससे पहले कि इन भेड़ियों के हाथों में मारे जाते हैं, इतने में वैनलिंगिन वहां पर पहुंच जाता है और अपने आसपास मैजिक से काफी सारी चट्टानें भी खड़ी कर देता है। सही में यार, ये देखते ही देखते इतना पावरफुल हो चुका है। कुछ देर बाद अब आके वैलिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, हम लोग तुम्हें इम्प्रेस करना चाहते थे जिससे तुम हमें भी जानो, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अब ये तीनों फैसला करते हैं कि वैलिनो ये अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे ही नहीं, बस तब तक के लिए ही जब तक के लिए वैनलिंग को अपनी पावर से इंप्रेस नहीं कर देते। इतने में तब यहाँ पर उनका टीचर आके उन्हें बताता है कि आज एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें ड्यूक आने वाला है। वैसे ये ड्यूक कौन है तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा, ड्यूक की आने वाली बात अब पूरे क्लास में फैल जाती है, और सब के सब ये जानकर बड़े खुश भी होते हैं कि क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यूक किसी अच्छे से पावरफुल बंदे को अपने साथ शामिल होने के लिए ऑफर देगा। इसके बाद अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। ये पार्टी काफी हाई लेवल की पार्टी थी, और यहीं पर ड्यूक को भी दिखाया जाता है। तब उसके पास एक आदमी आके उसे कुछ बताता है, जो सुनकर अब वो वैनलिंग के पास जाके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम है ड्यूक एमेडिसन, से कुछ बात करनी है इस पर। वैलिन उसे हाँ कहता है, तो ड्यूक उसे अब कहीं ले जाने लगा, जो देख के वनलिन उसे कहता है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं अपने साथियों को भी साथ ले जा सकता हूँ। असल में यहाँ पर वो एरविन, लुइस और लिन बात कर रहा था। अब डक इन चारों को एक आदमी के पास लेकर पहुंचता है, जो कि असल में एक मैजिशियन है, और ये री आदमी रेनफॉल्ट का टीचर भी है। वो वैनलिंग से कहता है, मैंने सुना है कि जहां पर तुम्हारी फैमिली रहा करती है वहीं पर रेनफॉल भी मारा गया है शायद। अब तो वो एक विस्परिंग डेड बन चुका होगा। इस आदमी का नाम है ब्रेंटेक। ड्यूक बताता है कि ब्रेंटक सेंस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे लाख किलोमीटर रेंज तक की चीजों को सेंस कर सकते हैं। पर 8 साल पहले अचानक ही रेनफॉल की सेंस उस जगह से गायब हो गई थी, तो इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि शायद उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी होगी, अपनी पावर्स किसी और को देने की। यहीं पर ही रेनफॉल के बारे में काफी सारी ये बातें बताता है कि वो इतना पावरफुल था कि उसे वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में काउंट किया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, वो किसी कमजोर को कभी अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और अब उसके जाने के बाद अचानक तुम हमें मिले, जिसके पास इतनी पावर्स हैं, साथ ही तुम्हारे पास ये मैजिक बैग भी है, जो कि मैं अच्छे से जानता हूं कि ये रेनफॉल का ही है। उसने ही तुम्हें ये दिया होगा,
और इस चीज से इन्हें ये समझ में आ जाता है कि वैनलिंग रेनफॉल्ड का ही स्टूडेंट है। ब्रेंटा के पूछने पर वैनलिंग उसे बताता है कि मैंने उनकी जॉम्बी बनने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनकर ब्रंटेक कहता है पागल हो गया था, क्या वो उसने ये काम एक बच्चे से कराया। साथ ही वो वैनलिंग को थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही रेनफॉल्ड अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाया। जिसके बाद वो ब्रेंटेक को ही रेनफोल्ड का दिया हुआ बैग दे देता है। बाहर आने के बाद ये तीनों आपस में बैठकर वैनलिंग के बारे में ही सोचने लगते हैं क्योंकि इन्हें ये समझ में आ जाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अलग है। इतने में वैनलिंग भी वहां पर आ जाता है और यही बातों बातों में इन लोगों को यह पता चलता है कि असल में तो मैडेलिन भी इनके साथ अपनी टीम बनाना चाहता है क्योंकि यार वैसे भी अब वो इसी तरह कब तक अकेला रहेगा, एक टीम तो चाहिए ही होगी ना उसे। वो उनसे कहता है मुझे तुम लोगों के साथ सच में काफी मजा आएगा। इतने में तब ड्यूक पीछे से आता है और उसे कहता है हमने तुम्हारे 2000 सप्लाईज में से सिर्फ 20 पर ही लिया है। ये ड्यूक यहाँ पर उन सप्लाई की बात कर रहा है जो कि रेनफॉल के बैग में से निकले थे। उस बैग के अंदर टोटल 2000 सप्लाई थे जो कि रेनफॉल ने वैनलिंग को एज अ गिफ्ट दिए थे और इसकी टोटल वैल्यू है लगभग 1000 सोने के कॉइन्स। और इस वर्ल्ड के अंदर एक गोल्ड कॉइन की कीमत है 1 मिलियन यन। जो सुनकर तो वैनलिंग भी बिल्कुल ही हैरान होता है। पेंटेक उसे कहता है नफल्ड का खुद का एक ई स्टेट था और अब जब वो नहीं रहा तो हम वो तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि उसने तुम्हें ही चुना है। जिसके बाद अब एक बड़े से मैशन को दिखाया जाता है जो कि था तो पहले रेनफॉल का पर अब अपने छोटू का हो चुका है। लेकिन भाई मैशन इतना बड़ा है तो अकेला रहकर यहाँ पे करेगा क्या, कुछ पार्टनर्स भी तो चाहिए होंगे उसे। और तब उसे अपने सामने पार्टी बनाने वाला फॉर्म रखा दिखता है। इसके बाद अब अगन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वैलिनो पर थे और ये सब लोग जा रहे हैं अपने वैलिनो होंगी अब। और इसके जिस भाई की अभी शादी हो रही है उसका रिश्ता काफी ग्रैंड फैमिली के अंदर जुड़ा है, यानी कि एक अच्छी खासी नामी फैमिली से। और तुम लोगों को क्या लग रहा है इनकी शिप पानी में चल रही है? नहीं, असल में तो ये हवा में उड़ रही है। इसलिए अरविंद के भी यहाँ पर डर के मारे फटी हुई थी। इन लोगों के साथ ब्रंटैक भी है जो कि अपने किसी काम से इनके साथ जा रहा है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके शिप के पास एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिससे आप पूरे शिप में ही डर वाला माहौल बन जाता है। सबको यहाँ पर ब्रंटैक पर यकीन था कि वही इनिस नहीं बचा सकता है। लेकिन यार यहाँ तो ब्रंटैक को ही खुद पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये ड्रैगन एक अनडेड है और इसे बिना होली मैजिक का हराया नहीं जा सकता। पर तभी ब्रेंटेक सबको दिलासा देते हुए कहता है तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार मैजिशियन है। और यार ब्रेंटेक यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि अपने वैनलिंग की ही बात कर रहा है, जो देखकर तो ये बेचारा और डर जाता है। अरे भाई तुम सब लोग मुझसे उम्मीद मत लगाओ, मेरे बस से बाहर है ये ड्रैगन। लेकिन थोड़ा सा मनाने के बाद आखिर में वो मान ही जाता है। ब्रेंटेक उससे कहता है तब तक मैं शेप को प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम उस ड्रैगन के ऊपर होली मैजिक का इस्तेमाल करना। बस यही तरीका है अब उसे हराने का। जिसके बाद अब वंडरलिक अकेला ही उस ड्रैगन के पास जाता है और इस ड्रैगन की पावर सही में काफी ज्यादा थी। वैसे एक तरह से देखा जाए तो वंडरलिक भी अपना मैजिक बैरियर बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है। इधर वंडरलिक अब अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन इस चीज में उसे काफी समय लग रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये ड्रैगन उस पर लगातार अटैक करता ही रहता है। पर कुछ देर के अंदर ही अब वैनलिंग ने भी अपना अटैक कर ही दिया, जिसका उस ड्रैगन के ऊपर असर तो होने लगता है। पर फिर भी वो वैलिनो 2-3 फटके मार ही देता है। लेकिन ये अटैक अपने वैलिनो, ये ड्रैगन इतना आसानी से उसे बच कैसे जाता। देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर ही उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अब नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहीं पर वैन की नजर उस ड्रैगन की बॉडी से निकली रड की एसल पर पड़ती है, जिससे धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होने लगता है। इसके कुछ देर बाद अब समल कशी पर पार्टी करते हैं। ड्रैगन के हारने की पार्टी यहीं पर ब्रेंटेक बैठा ही हुआ था कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एल्डर और ये ब्रुंक के बचपन का पुराना साथी है। इस सिटी के अंदर बहुत ही नामी मर्चेंट है, यानी कि व्यापारी। कुछ देर बाद अब सब शिप से नीचे उतरते हैं। जहां ब्रेंटेक को इस सिटी के अंदर थोड़ा काम था इसलिए वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तब उनमें से एक नीचे झुकते हुए वैनलिंग से कहता है आपने उस ड्रैगन को हराकर बहुत ही बड़ा काम किया है, इसलिए हमारे लॉर्ड कैसल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सीधे सीधे कहा जाता है वैलिनो उनकी तरफ से एक इन्विटेशन आया है। जिसके बाद अब वैलिनो सोजर के साथ लॉर्ड से मिलने जाता है, जहां पर काफी अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। एल्टर और वैलन
लॉर्ड को देखते ही उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं, जो देखकर वो वैलन से कहता है, अरे ये क्या, तुम तो अभी काफी यंग हो, तुमने उस एसेंट ड्रैगन को हराया और हमारे शिप पर काफी सारे पैसेंजर्स की जान बचाई। ये काफी सम्मान की बात है, इसलिए मैं अब अपनी तरफ से तुम्हें एक मेडल देना चाहता हूँ। और यार, इस मेडल के मिलने के बाद ये एक बैरोटेट बन जाएगा। वैसे ही बैरोएट होता क्या है तो मुझे भी नहीं पता। इधर अब इन तीनों को दिखाया जाता है जहां पर ये सब एयर के घर पर आए हुए थे। ये लोग आपस में वंडर लिख रहे थे और ब्रैंटेक उनसे कहता है, तुम लोग अब बस देखते जाओ, वैलिनो ऊंचाई को छूने वाला है। असल में बात यह है कि अगर वैलिनो निड बना तो वो अपने फादर से भी आगे निकल जाएगा। सीधे सीधे बोला जाए तो बैरोटो एक काफी ऊंची पोस्ट है, तो इसीलिए अब लीना को लगता है कहीं ऐसा ना हो वो बैरोट बनने के बाद हमारे साथ ही रहना बंद कर दे। तो बंटेक उससे कहता है, अरे चिंता मत करो, उसे जहां रहना अच्छा लगेगा वहां पर रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की भी जबरदस्ती नहीं होगी। ये सुनकर ये लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एरिक उनसे कहता है, इतना भी खुश मत हो, अभी तो बस शुरुआत है। इधर आप कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्रैगन की हड्डियों की बोली लग रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन सदियों पुराना था, इसलिए उसके बॉडी पार्ट्स भी बड़े कीमती है। यहाँ कैसल के अंदर भी ड्रैगन के उसी रेड क्रिस्टल को लेकर मूल भाव चल रहा था, क्योंकि भाई वंडरलेन ने ही उस ड्रैगन को मारा है तो हिस्सा तो उससे भी मिलना चाहिए। पर यहाँ तो लोगों में ही इस क्रिस्टल के बंटवारे को लेकर बातों बातों में ही भैंस छिड़ जाती है, जो देखकर एल्टर वैलिनो बताता है कि ये लोग तुम्हारा हिस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो, तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि तुम्हें इसमें से ज्यादा हिस्सा मिले। इसके बाद अब ये दोनों कैसल के बाहर जाने लगते हैं, जहां पर एक बंदा अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाकर वैनलिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और यार ऐसा इसलिए क्योंकि अब अपना छोटू एक नोबल बन चुका है और उसका ओहदा भी अब काफी ऊंचा हो गया है, तो इसलिए ये लड़का चाहता है कि वैनलिंग उससे इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में रख ले, यानी कि उसे अपने साथ रख ले। और वैसे भी जो मेडल अभी वैनलिंग के पास है वो सदियों से किसी के पास नहीं रहा है, इसलिए अभी वैनलिंग का ओहदा काफी हाई हो चुका है। साथ ही भाई अब तो काफी सारे व्यापारी भी वैनलिंग के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अब अपनी बेटियों की शादी उसके साथ ही कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले दिन वंडरलेन अपने भाइयों से मिलने आता है, जहां ये सब के सब थोड़े उदास लग रहे थे। तो वो उनसे पूछता है, आखिर बात क्या है, तुम लोग ऐसे उदास क्यों हो? तो रिक उससे कहता है, देखो अभी सबकी फैमिली के पास से उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट आया है, पर हमारी फैमिली वालों ने तो हमें कुछ भेजा ही नहीं। तभी वैलिनो एक लेटर निकाल कर देता है जो कि स्कर्ट की तरफ से आया है। लेटर के अंदर स्कर्ट ने लिखा था, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि एरिक तुम खुद ही पर कर दो वेडिंग गिफ्ट। तब वंडल उसे कहता है, क्या मैं आपकी शादी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से थोड़े से गिफ्ट देना चाहता हूं। जिसके अब कुछ देर बाद उसके भाई की शादी होती है, जहां भाई अपने वैनलिंग ने तो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था, काफी पैसे वाला हो गया भाई अपना। अब इसके कुछ देर बाद एल्टर एक छोटे से मटके के अंदर कुछ लेकर आता है जो कि वर्ली ने ही उससे मंगाई थी, पर उसे ये देख के यकीन नहीं होता कि एल्टर ये लेकर ही आ गया। इसके बाद अब वरण अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता है। यहाँ सभी किचन में आ चुके थे और यहाँ पर ये लोग कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डर्लिन उन्हें बताता है कि आज हम लोग बनाने वाले हैं मो, और यहाँ पर इसने मीसो बनाने में उसी चीज का इस्तेमाल किया है जो कि एल्टर ने उसे लाकर दिया था। वैसे तो यार इसे बनने में सालों लगते हैं, पर अपना छोटू तो मैजिशियन है ना, तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सालों में बनने वाली चीज को वो कुछ मिनट्स में ही बनाकर तैयार कर देता है। और ये जो भी इसने बनाया था, पता नहीं क्या मीसो या क्या नाम था उसका, वो हर किसी को काफी पसंद आता है। इधर ये लोग मस्त अपनी छोटी सी पार्टी कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी कैसल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलियां लगाने का काम कर रहा था, और इसका नाम है मिस्टर एगम। वो अपनी बेटी को बुलाकर उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया है। और यहाँ पर भाई ये और किसी की नहीं बल्कि अपने वंडल की ही बात कर रहा था। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर एगम ने वैन रेलीन को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाया है। तब वैनलिंग यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उनकी वजह से ही उसे लॉर्ड की तरफ से मेडल मिला था। वो लोग आप बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की वहां पर आती है, और ये मिस्टर एगम की ग्रैंड डॉटर है। इसका नाम है एलिस। एलिस को अपने बारे में बताते हुए वैनलिंग यहाँ पर कुछ नोटिस करता है। असल में बात यह है कि इस लड़के के पास मैजिक है, एक हीलिंग मैजिक, जो कि ज्यादातर लोगों को हील करने के काम आता है। और इस ऐसी मैजिक पावर को वैनली ने नोटिस किया था
तब मिस्टर एगम उसे बताते हैं कि अब ये मैनली चर्च में ही काम किया करती है, पर मैं चाहता हूं कि एक नॉर्मल लड़की की तरह ही अपनी शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी बिताए। तो वैनलिंग कहता है, अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, आपको तो इसके लिए बहुत रिश्ते भी आए होंगे। इस पर मिस्टर एगम कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत सारे लड़के इसके लिए रिश्ता भेजते रहते हैं। तो वंडल उनसे यहाँ पर मजाक मजाक में कह देता है, अरे वाह, फिर तो मुझे भी आप उस लिस्ट में शामिल कर लो। लेकिन बेचारे को पता कहाँ था कि उसका ये मजाक उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। मिस्टर एमेंड उसे कहते हैं, हाँ तो तुम इससे शादी कर सकते हो, वैसे तो ये बस अभी 12 साल की है, तो तुम लोग अपनी एंगेजमेंट कर लो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। और इसी तरह बस एक छोटे से मजाक की वजह से बेचारा वंडल एन मिस्टर एगम की जाल में फंस जाता है। यानी कि उसे अब एलिस से ही शादी करना होगा, क्योंकि उसने हाँ जो कह दिया है। इसके कुछ देर बाद को सीन दिखाया गया, जहां पर मिस्टर एगम अपने बटलर को ये बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने चालाकी से वंडरलेन को अपना दामाद बना लिया। ये सुनकर वो बटलर उन्हें कहता है, ये तो सही नहीं है, पहले आपको उसकी फैमिली वालों से परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यार अब वैलिनो नहीं पता, तो बटलर से परमिशन मांगता है उनकी फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए। तो इस तरफ यहाँ पर इधर वेंडलिन सबको अपना किस्सा सुना रहा था कि कैसे गलती से उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि मिस्टर एगम ने कैसे उसे धोखे में फंसा लिया। इसलिए यहाँ पर ये बेचारे गुस्से में था। अब तुम लोग इसे देख के ये सोच रहे होंगे कि इसने ये जोकर वाली ड्रेस क्यों पहनी है, तो सोचते रहा फिर मुझे क्या। अब वैलिनो जोकर वाले गेटअप में ही अरविन के साथ एक स्वीट शॉप में आता है, जहां एरविन यहाँ उसे कुछ कुकीज लेने के लिए कहता है, उसकी होने वाली वाइफ के लिए। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस शॉप से निकलते हैं और रास्ते में वैनलिंग को वही लड़का दिखता है जो कि कुछ दिन पहले कैसल में उसे अपने स्किल्स दिखा रहा था उसकी टीम में आने के लिए। उसे देखते ही जल्दी से वैनलिंग खुद को छुपाने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो फिर भी उसे पहचान ही लेता है। उसने जैसे ही यहाँ पर वैनलिंग का नाम लिया, आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है, और इसलिए अब हर कोई वैलिनो में आने के लिए अपनी अपनी मांग रखता है। कम समझ रहे हो क्या तुम, इसे बंदा फेमस हो चुका है, हर कोई इसे पहचानता है अब। लेकिन अचानक यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वरेन चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर में आने के बाद उसका बड़ा भाई एरिकू से कहता है, तुम्हें अब किसी रिटेनर को रख लेना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई जो कि वैन रेल के काम को उसके साथ संभाल सके। ये सुन के रविन उसे कहता है, ऐसी ही बात है तो फिर तुम मुझे ही अपने रिटेनर के तौर पर रख लो। तो वैलिन भी इसके लिए मान जाता है, जो देखकर तो एविन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे अब वैलन का रिटेनर बनने का मौका मिला है, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात है। इसके बाद अब वर्ली मिस्टर एगम के घर जाता है, पर एगम तो यहाँ पर उसके सामने बैठा था, तो अब उसे छुपने की कोशिश करता है। लेकिन बेचारा छुपने की कोशिश ही कर रहा था, कितने में एलिस वहां पर आकर उसे देख लेती है। तो वंडरलेन अब उसे लेकर चुपचाप घर की छत पे आ जाता है। दोनों यहाँ पर साथ में ही बैठे हुए थे और वो यहाँ उससे सीधा ही पूछ लेता है, तो हमारी एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें वो सही लगता है। तो वैलिस उसे कहती है, हाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। भले ही मैं तुम्हें जानती नहीं, पर यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता है, और अगर तुम जैसा कोई मेरा हस्बैंड बनेगा तो ये तो मेरे लिए काफी गर्व की बात होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एरविन आके लेन और लुस को बताता है कि वो अब वैनलिंग का रिटर्नर बन चुका है। और भाई ये लौंडा इस बात से काफी खुश भी था, जो देख के अब इन दोनों को थोड़ी जलन होने लगती है, और एल्विन भी इन्हें चिढ़ा चिढ़ा के बड़ा खुश हो रहा था। लुइस और लीना साइड में आके एक दूसरे से कहते हैं, मेरा बस चले तो मैं तो इसे मार के यहीं पर गाड़ दूं, कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा ये। और यार बात ये है कि इन लोग को उसे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि एल्विन अभी उनसे आगे निकल चुका है, तो इसीलिए अब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग वरेन की राखेल बनेंगे ताकि एरविन को जला सकें। और रखिल का मतलब होता है एक फीमेल असिस्टेंट। इसके बाद अब गलिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैनलिंग एलिस के साथ लंच कर रहा था। भाई अपना मर हो चुका है, अब तो क्या शाही खाना खा रहा है। लंच खत्म करने के बाद अब वैन रेलिन सीधा उठकर वहां से जाने ही लगा कि तभी बटलर उसे रोकते हुए कहता है, ये आप लोगों की फर्स्ट डेट है तो आपको मिस एलिस को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। पर बेचारे वैलिन को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद बटलर उसे और एलिस को एक ज्वेलरी शॉप के अंदर लेकर आता है ताकि यहाँ से वंडल एलिस के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। यहाँ पर काफी सारी खूबसूरत रिंग्स रखी थी, जिनकी कीमत 10 से 50 गोल्ड कॉइन्स हैं, यानी कि करीब 4 से 5 मिलियन न के बराबर, जिसका मतलब ये सारी की सारी रिंग्स काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर थोड़ा देखते हुए वैलन की नजर कोनेम राख एक रिंग पर जाती है, जो कि
बिल्कुल ही सादी रिंग थी। ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं होती है, पर अपने वैनलिंग को तो बस ये वाली रिंग ही पसंद आती है। तब वहां का ऑनर उसे इसकी कीमत बताता है, जो कि है पूरे 300 गोल्ड कॉइन। जो सुन के तो बेचारे वैनलिंग के तोते ही उड़ जाते हैं। पर एलिस भी यहीं पर थी, तो बेचारा क्या ही करता, अपनी इज्जत भी तो बचानी है उसे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यही रिंग लेगा। अब जब रात में वो लोग एक साथ जा रहे थे, तो एलिस उससे कहती है, मुझे पता है आपने इस रिंग के अंदर मैजिक देखा था, इसीलिए आप इसे लेने के लिए राजी हो गए। तो वरेन उसे कहता है, अरे बस मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये ले लिया। और क्योंकि यार ये रिंग एक मैजिकल रिंग है, तो वैन डर्लिन यहाँ पर उसे टेस्ट करने लगता है, जिससे उस रिंग के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलनी शुरू हो गई और आसपास एक खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। साथ ही यार एलिस भी अपने हीरो के प्यार में पड़ने लगी थी। उसे अब धीरे धीरे वंडरलैंड काफी पसंद आ रहा है। रात में अब एगम अपने बटलर से पूछता है, तो एन वैनलिंग कैसा लगा? तो बटलर इस पर उससे कहता है, आज तक जितने भी लड़के मिस एलिस के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो उनके साथ बड़े ही सम्मान से बात करते हैं, जैसे कि मिस एलिस काफी बड़े ओहदे पर हो। पर ये लड़का वंडलमार्क के जैसा नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल ही एक नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़का सबसे अलग है। अगले दिन एरविन और लुइस बैठ के अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एलिस वहां पर आती है। ये अभी यहाँ पर वैन से मिलने आई है। इस पर अरविंद से कहता है, अरे माफ करना, वो तो अभी कैसल गया हुआ है। तो एलिस कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम लोग मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो इस तरफ यहाँ पर वैलन को दिखाया गया, जो कि किंग के पास आया था, और किंग यहाँ पर उसे एक ड्रैगन हंट करके लाने के लिए बोलते हैं। तो इस पे वैलन भी हाँ कह देता है। असल में यार पलगनी नाम की एक सिटी है, जो कि डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वहीं पर एक एशियंट ड्रैगन भी रहता है, जिसने उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। तो वनल यहाँ पर कहता है, तो क्या हम सिर्फ 2 लोग उस ड्रैगन से लड़ने जाएंगे? तो किंग उसे कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे। और इतने में तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम है क्लेमर्ड, और उसके ब्रन टैग से पहले से जान पहचान है। बंदा भाई काफी जोश में है, जो देखकर वैलिनो फुल है। और ये क्लैम रिस्पेक्टेबल मैजिशियन भी है, इसकी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद अब तीनों ही उस ड्रैगन से भिड़ने के लिए उसी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। उस तरफ यहाँ पर वैनलिंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके घर के बाहर काफी सारे लोग हल्ला करने लगते हैं उसकी आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए। और अब इन लोगों को संभालने के लिए एक शानदार कमांडर चाहिए होगा। तो अब क्योंकि अपना वैनलिंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसके रिटेनर को ये सब करना चाहिए। शुरुआत में तो अरविंद भी इसके लिए तैयार नहीं होता, पर फिर भी वो मान ही जाता है। इधर यहाँ वैनलिंग, क्लैम और ब्रेन टेक उस ड्रैगन से लड़ने पहुंचते हैं, जहां पर तभी वो खतरनाक ड्रैगन नीचे से निकलता है, जो देखकर क्लैम जल्दी से खुद के लिए एक मैजिकल आर्मरर तैयार कर लेता है और बहुत ही तेजी से जाकर उस ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन वैन रेल को तो ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि मैजिकल पावर को भी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है। रेंटेक उसे कहता है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी। तो वन रेन भी अभी देख के अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करने लगा, और क्लट के कहने पर वो तेजी से जाके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे भी अब 3-3 वॉरियर्स के सामने ये ड्रैगन का ही टिक पाने वाला था। उसे हराने के बाद वरली उसे अपने मैजिक बैग के अंदर कलेक्ट कर लेता है। तब क्लेमर्ड उसे बताता है कि देखो, अगर तुम इसे नोबल्स को दोगे तो तुम्हें इस ड्रैगन का एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इसके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा तो काफी फायदे में रहोगे। अभी क्लाइमेट को ये जगह काफी शांत लगती है, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला है। अब वो चीज आने वाली है जिसने नफल्ड को मरने पर मजबूर कर दिया था। इधर यहाँ पर सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि मनस्टर से लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो चुके थे। असल में बात यह है कि अभी जिस जगह पर वैनलिंग ने ड्रैगन को मारा है, उसी जगह पे ये सारे सोल्जर्स छोटे मोटे मनस्टर से लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके किंग ने जैसा हुक्म दिया सबको उस जगह को मनस्टर से आजाद करना है। सिर्फ वो ड्रैगन ही नहीं, और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं इस जगह पर, इसलिए सारे सोल्जर्स उसे लड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही आप लड़ते हुए काफी सारे सोल्जर्स जख्मी भी हो चुके थे, और अपनी एलिस इन्हें हील करने का काम करती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक सोल्जर आके सभी को बताता है हीरोज वापस आ रहे हैं, उन्होंने उस ड्रैगन को हरा दिया। और इसके कुछ देर बाद वंडरलैंड वहां पर आता है, लेकिन जैसे ही अबली से मिलती है तो वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेचारी अब काफी थक चुकी थी। कुछ देर बाद अब जब उसकी आंख खुलती है तो अपना वैनलिंग उसके सामने ही होता है, और उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने सोल्जर्स को हील करने में काफी मदद की, इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हारी वजह से ही हर एक सिपाही अच्छे से लड़ पाया। ऐसी अब इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां पर क्लेमड आके उसे कहता है, तो कैसी हो मेरी भतीजी। और यहीं पर यह पता चलता है कि क्लेमड इसका चाचा है। तुम लोग की तरह वैनलिंग को भी ये बात अभी अभी पता चली है। इसके बाद अब वैनलिंग के घर को दिखाया जाता है, जहां पर वैलन के लिए एक बहुत ही शानदार पेंटिंग आई हुई थी। तो अरविंद उसे बताता है कि जब तुम्हें प्रमोशन के बाद दूसरा मेडल मिला था, तब हम लोगों ने ही तुम्हारे लिए ऑनर्डर किया था। इतने माँ पर तेभी एलिस आती है, जो देखकर वन लिन अब उसी के पास चला जाता है। लेकिन लिन और लुइस को ये देख के अंदर ही अंदर थोड़ी जलन होने लगी थी। पर वो भाई आप कर भी क्या सकते हैं, इन दोनों की एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। तभी एलिस उससे पूछती है, क्या तुमने लीन और लुई से भी एंगेजमेंट कर रखी है। जिस पर वैनलिंग से कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, कैसी बात कर रही हो तुम, भला तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी लड़कियों के साथ कैसे रिलेशन बना सकता हूँ। तो एलिस कहती है, पर नोबल्स के लिए तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और अब इनकी बातें सुन के लीन और लुइस अपने हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, हाँ अगर हमें मौका मिले तो हम भी वैलन से शादी करना चाहेंगे। मतलब यार ये लोग भी मौके पे चौका मार रहे हैं। तब वैनलिंग अब एलिस की तरफ देखता है और वो उसे देखते हंसती है। तो अब वो कहता है, ठीक है अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे, थ्रीसम होगा भाई। अब तो इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैनलिंग के भाई हेलमेट की शादी हो रही है। अभी तो यार टोटल बस 3 की शादी हुई है, 5 की शादी तो होना बाकी है। पर उसका एक और भाई बोलता है, अब तो हमसे लोग अपनी बेटी की शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि वो वंडरलैंड के रिलेटिव बन सके। देख रहे हो ना तुम लोग, ब्रांड बन चुका है। ये पूरा तभी एरिक्स यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि हर 3 साल में एक बार रखा जाता है। तो वैनलिंग कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। हाँ लेकिन तुम ये याद रखना कि इस कंपटीशन में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ फिजिकली फाइट करना होगा तुम्हें अपने सर्ड से, क्योंकि ये एक तरह का एसडीमैनशिप कंपटीशन है। और क्योंकि अर्वन को सिर्फ मैजिक ही आता है, तो उसके लिए फिजिकली फाइट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ लिन, लुइस और एरविन की प्रैक्टिस चल रही थी, जहाँ बेचारा एरविन ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ लिन और लुई के पास थोड़ा मैजिक तो था, पर भाई एरविन के पास तो वो भी नहीं। तभी वो लोग वैनलिंग को उड़ते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं, आखिर बात क्या है, ये अपने भाई की वेडिंग सेरेमनी छोड़कर आखिर जा कहाँ रहा है। और वैनलिंग को देख के एडविन के अंदर भी अब एक बार फिर से जोश बढ़ जाता है। अब रात में एक साथ डिनर करते वक्त लेन उससे पूछती है, मैंने सुना है कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिस पर वो कहता है, हाँ, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की है इसके बारे में। और वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि वेरिन नाम का एक बंदा है जो कि पिछले 2 साल का विनर रह चुका है, वो अब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हम सबके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे बातों बातों में। वैनलिंग ने उनसे कहता है, वैसे मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है हमारी टीम के बारे में। मैं चाहता हूँ कि एलिस हमारी टीम में आ जाए, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो उसने भी हमारे साथ टीम में काफ़ी काम किया है। जो सुनकर सभी खुश होते हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा मैजिक यूजर जिसे हीलिंग मैजिक आता है उनकी टीम के लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पर इधर बेचारा रविन सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे भी उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और अभी उसे जब वैनल के भी पार्टिसिपेट करने की बात पता चली तो बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है, और उसने अब अगले दिन से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और इतने जोश में था कि सबको पीछे ही छोड़ देता है। और सबसे पीछे रह अपना वंडरलिन ही है, क्योंकि अभी ये फिजिकल एक्टिविटीज में काफी कमजोर है। हर एक एक्सरसाइज के अंदर लिन, लुइस और सभी अच्छा कर रहे थे, लेकिन बेचारे वैनलिंग इन सब में सबसे पीछे था। और एरविन का तो यार मुकाबला ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज में बंदा काफी अच्छा है। और तो और वैनलिंग का हर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर यही हाल है, बेचारा ढंग से कुछ कर ही नहीं पाता। और इसी तरह इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही लगातार घंटों तक चलती रहती है। लेकिन अरविंद तो फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता। खतरनाक वाला मोटिवेशन आ चुका है इसके अंदर। कुछ देर बाद अब जब इस सब एक साथ बैठे होते हैं तो वंडर इन सभी को बताता है कि वरन फिर से इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि किंग ने उसे ऐसा कहा है कि अगर उसे नेक्स्ट जनरेशन को स्पायर करना है तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस वर्ण के बारे में याद है ना तुम लोगों को, ये वही बंदा है जो कि पिछले लगातार 2 बार से जीतता आया है, और अब क्योंकि वर्ण टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेचारे अरविंद का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, और वो जाकर चुपचाप अकेले रूम के अंदर सो जाता है। जो देखकर लुइस और लेना किससे पूछते हैं, क्या तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, तो अरविंद मना कर देता है। लुई उसे कहती है, क्या हुआ, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे थे और अब बस इस वर्ण के आने से तुम हार मान रहे हो। असल में बात यह है कि अरविंद को यह लगता है कि उसका वर्ण से कोई मैच नहीं, और वो कहता है वैसे भी वो एक नोबल है और ऊपर से नाइट्स का कमांडर भी, तो इसलिए मेरे सामने उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं।
लुइस और लिन यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं, पर ये उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अब अगली सुबह अरविंद वरेन को अपने सामने बैठा देखता है और जाके उससे पूछता है, मुझे ये जानना था कि अगर मैं इस टूर्नामेंट के अंदर हार जाऊं तो क्या तुम मुझे अपनी टीम से निकाल दोगे? पर भाई, ये वैनर तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा था। तो अरविंद कहता है, अरे उठ भी जा भाई, कितना सोएगा? और तब अचानक से ही ये उठते हुए अलीस का नाम लेता है, मतलब उसके ही सपने देख रहा था ये, और उठकर ही वैलेन एलिस के बारे में बात करने लगा। जो सुनने के बाद अरविंद जो कहने आया था अब वो नहीं कहता। वैलेन को इतना नॉर्मल देख के उसके अंदर एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, और साथ में उसने जाके लुइस और लेंस से भी माफ़ी मांग ली थी। ऐसे ही अब कुछ दिन बीतने के बाद टूर्नामेंट वाला दिन आता है, जहां लोग तो पूरे स्टेडियम के अंदर ही भरे पड़े थे। सब यहां पर कंपटीशन के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। पर भाई, ये वैरेन तो अभी तक सो ही रहा है, इसे कंपटीशन की कुछ फिक्र ही नहीं है। इसके बाद अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जहां पहला राउंड होने वाला है अपने वैनलिंग का, और इसकी पहली फाइट का अपोनेंट ही वरन है, पिछले 2 साल का चैंपियन। अब तो वैनलिंग की वरन को देखते ही बुरी तरह से फट जाती है, लेकिन वो इस वक्त खुद पर बदनामी नहीं चाहता था, इसलिए फाइट के लिए रेडी हो जाता है वो अटैक करने की। आप थोड़ी कोशिश करने लगा, कित भी अचानक वरन वहां से आके एक ही अटैक में उसे हरा देता है। कुछ ज्यादा ही जल्दी फाइट खत्म हो गई अपनी मैन कैरेक्टर की, जो देख के अब रेंटेक उससे कहता है, तुम्हारा जो हाल हुआ कहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एटलीस्ट ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर वंडर से तो अच्छे ही हैं, और इस बात को तो अपना वैनलिंग भी मानता है। कुछ देर बाद अब लिन का अगला मैच होता है, जहां अपने अपोनेंट को देखकर वो बिल्कुल ही हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर उसका अपोनेंट वही ग्रीन बालों वाला लड़का है जो कि हमें हमेशा वरीन के पीछे पड़ा रहता है। उसकी टीम में आने के लिए याद ही होगा तुम लोगों को। ये तो वो लेन से कहता है, अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब वैनलिंग भी यहीं पर है। इसका मतलब सर वैनलिंग भी मुझे देख रहे हैं, इससे ज्यादा भला मुझे और क्या चाहिए। दोनों की फाइट अब शुरू होती है, और भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही फास्ट था। लेन तो इसके अटैक्स ढंग से देख भी नहीं पाती। वो लिन से कहता है, आज तो मैं वन लेन को दिखाकर रहूंगा कि मेरी टेक्निक्स कितनी बेस्ट है। और भाई ये तो बस लिन को सिर्फ अपना एक ही अटैक करके हरा देता है बेचारी। अब ये भी हार के वापस आ गई। लुई कहती है, मुझे लगा नहीं था कि इतना पावरफुल होगा, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है उसकी। और एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, और अपना वैन रेन सो रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एडविन की फाइट दिखाई जाती है, जो कि अपने पोनेंट को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। लेकिन इतने ही बीच में उसके हाथों में से अचानक से काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही भाई वरन भी यहीं पर था, जो कि लगातार हर एक मैच जीत ही रहा है। और वो एरविन से आके कहता है, तो लगता है मेरा अगला मैच तुमसे होने वाला है, चलो देखते हैं कि कितना दम है तुम में। कुछ देर बाद लेन और लुइस एरविन की चोट पर पट्टियां बांध रहे थे, और लुइस उसे कहती है, क्या तुमने अपना लंच बॉक्स देखा? अगर नहीं देखा तो जल्दी देखो। असल में इन लोगों के लिए लंच की तैयारी वंडल ने ही की है, पूरी रात भर जागकर। यानी कि इनका लंच उसने ही बनाया है। इसलिए तो ये बेचारा इतना सो रहा था, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह से पता था कि वो एक भी मैच नहीं जीत सकता। तो कम से कम उसे अपनी टीम के लिए कुछ करना था, इसलिए उसने ये सारा लंच तैयार किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर साड़ी पार्टेस फ्रेंड्स पूरी मेहनत में लगे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे सब अपने मैच के लिए। इधर यहीं लुइस मेंडन को अपने मेंटर के पास लेकर जाने लगती है, और उसे बताती है कि उन्होंने कहा है कि वो हमें अकेले में सिखाएंगे, और वो लोग उससे मिलने के लिए काफी देर तक इसी तरह चलते ही रहते हैं। जो देखकर वैन रेन गुस्से में पूछता है, तो आखिर है कहाँ तुम्हारा ये मेंटर? बस इतनी देर से हम लोग सिर्फ चल रहे हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, और उनके सामने क्लैम डा आता है। यही है लुई का मेंटर। जो देखकर तो वैनलिंग अपना मुंह ही बना लेता है। बेचारे को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसे क्लेम से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर इधर स्कर्ट और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि खेतों में काम कर रहे थे। तभी एमिली आकर उन्हें बताती है, घर पर कुछ लोग आए हैं वैन रेन के बारे में बात करने के लिए। जो सुनकर पता नहीं क्यों पर स्कर्ट काफी चिढ़ जाता है, पर फिर भी वो घर आता है, जहां पर वो आदमी उसे एक लेटर देता है, जो कि लॉर्ड के छोटे भाई की तरफ से आया था। लेकिन स्कर्ट तो उसे पढ़ता भी नहीं, और कहता है, ये पक्का फिर से कोई इन्विटेशन लेटर होगा, तुम ही इसे पढ़ो। अब हमारा वंडरलैंड से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब जैसे ही एमिलिया इस लेटर को पढ़ती है तो बिल्कुल ही हैरान हो गई, और स्कर्ट को बताती है कि वैनलिंग एक डंजो के अंदर मर चुका है। अब इसके बाद कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया गया, जहां पर वैनलिंग बताता है, आखिरकार न साल की प्रैक्टिस के बाद मैं एक एडवेंचर बन ही चुका हूं, और आज इसने अपने मास्टर का क्लो पहना था, यानी कि रेनफॉल्ड का,
जो कि काफी जच भी रहा है। इस पर वंडरलेन आज बड़ा ही खुश दिख रहा था। तो वैलिस उसे पूछती है, आखिर बात क्या है, आज इतने खुश हो? तुम तो वैनलिंग कहता है। अरे हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आज मुझे आज़ादी मिलने वाली है। मुझे अब किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं, बस मजा ही करने हैं। आप तो तभी ब्रेंटा आके उसे कहता है, तुम्हारी खुशी भंग करने के लिए माफ करना, पर तुम्हारे लिए काम आया है। ये एशियंट नंजन के बारे में है और ये ऑनर्डर सीधा किंग की तरफ से आया है, जिस पर वो कहता है, अरे यार कुछ भी हो जाए पर मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली। इसके बाद ये सब लोग एक डंजी के अंदर जाने लगते हैं, जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। धीरे धीरे अब सब काफी अंदर जाने लगे, जहां पर बंटे इन्हें बताता है, ये गुफा तब डिस्कवर हुई थी जब हमने 3 साल पहले उस ड्रैगन से फाइट किया था। असल में यार ये उस टाइम की बात कर रहा है जब वैनलिंगन क्लेम और बंटेक ने मिलकर उस ड्रैगन को हराया था। और इसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने इस गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश की, पर उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया। जिसके बाद जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि ये डंजी बहुत ही खतरनाक है। ब्रंट कहता है, तो वैलन अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हें आखिर ये डंजी का काम क्यों दिया गया। वैसे अब इससे तो समझ में आया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। इनके एडवेंचर गिल्ड का नाम है ड्रैगन बस्टर, यानी कि वो जो ड्रैगनस का मेलने शिकार करते हैं। और अभी इस डंजी के अंदर एक ड्रैगन ही है। वो लोग अब धीरे धीरे और भी अंदर जाने लगे, लेकिन यहाँ पर इन सबको काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि यार ऑफिशियल अब इन लोगों का ये पहला क्वेस्ट है, यानी कि पहला काम एडवेंचर बनने के बाद। इसलिए यहाँ पर सबको अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तभी इन सबको वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखता है, और जैसे ही ये लोग उसे खोलकर अंदर गए तो सामने एक बड़ा सा सर्कल होता है। सबको देखने में ऐसा लगा कि यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पूरी खाली जगह है ये तो। लेकिन इतने में बंटेक उन्हें कहता है, जल्दी से सब यहाँ से भागो। परन के भागने से पहले ही यहाँ पर एक मैजिक क्रिएट होता है और ये सबके सब वहीं पर अटक जाते हैं। तो ब्रेंटा को उन्हें बताता है कि ये मैजिक एंसेट सिविलाइजेशन का है, जो कि सालों पहले यहाँ पर रहा करते थे। तभी अचानक से ही ये सब यहाँ पर से एक एक करके टेलीप होने लगते हैं, और आखिर में सिर्फ वैनलिंग और एलिस ही बच जाते हैं। लेकिन अब वैनलिंग इससे पहले कि एलिस का हाथ पकड़ता, वो भी अब वहां से टेलीप हो जाता है, और एलिस यहाँ पर अकेली रह चुकी थी। पर अब कुछ देर बाद दिखाया गया जहां पर एलिस आप सबके साथ थी। यहाँ एक बोर्ड के ऊपर लिखा था, वेलकम टू द रिवर्स हैंगिंग। असल में ये एक तरह का ट्रैप है इंसेंट सिविलाइजेशन का, ताकि जो घुसपैठ यहाँ पर आते हैं वो डायरेक्ट इस डंजों के बीचों बीच आकर फंस जाएं। लुस वैनलिंग से कहती है, तुम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लेकिन यार मेन बात तो यही है कि वैनलिंग यहाँ पर अभी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए जहां जाना होता है उस जगह के बारे में कुछ पता होना चाहिए। पर अभी तो इन्हें यही नहीं पता कि लोग आखिर है कहाँ पे। लुइस पूछती है, तो अब क्या करें? जिस पर वैनलिंग कहता है, सामने सीढ़ी दिख रही है ना, तुम सबको तो बस चलते रहो। और क्या? अब जैसे ही लोग उन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर काफी सारे बॉयर्स खड़े होते हैं। ये लोग अभी जागे नहीं हैं, पर अब इससे पहले कि बेचारे भाग पाते गेट ही बंद हो जाता है। ब्रंट कहता है, अब हम फंस ही चुके हैं, देखो ये सारे जाग भी गए। जो देख के अब ये सब जल्दी से अपना अपना मैजिक तैयार करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरविंद कहता है, चलो अब वक्त आ चुका है, हमने इन 3 सालों में जो सीखा वो दिखाने का। और सब एक साथ इन सभी बॉर्डर्स पर टूट पड़ते हैं, जहां पर ये सारे काफी अच्छी टक्कर भी दे रहे थे, और ब्रेंटेक इन सबको अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी लुई भी अब अपना टैग तैयार करती है, जिससे उसने काफी सालों को बस एक बार में ही खत्म कर दिया। और ऐसे करते करते ये लोग मिलकर इन सबको खत्म कर देते हैं। तभी लिन को सामने की तरफ काफी सारे इंसानों के कंकाल दिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सब वो एडवेंचर्स हैं जो कि यहाँ पर आए थे पर वापस जा नहीं पाए। इतने में लुई वहां पर आकर गेट पे देखती है, जहां से और भी सारे वॉरियर्स आ रहे थे। मतलब कि ये लोग अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ समय बाद अब क्लांट को दिखाया गया, जो कि किंग के साथ बैठा था, जहां किंग उसे कहता है हर जगह पर अफवाह फैल चुकी है कि वो लोग अब मारे जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को उस संजर के अंदर गए 5 दिन हो चुके हैं। और यार ये लोग वरेन की टीम के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि अब काफी अफवाह फैल चुकी है कि वो लोग उस संजर से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ यहाँ पर रोगन एक आदमी को दिखाया जाता है, जो किसी से कहता है, ये लो, ये लेटर लो और इसे वरन के बड़े भाई तक पहुंचा दो। और वो मन ही मन खुद से कहता है, वंडर तुम मर ही जाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। तो अब तो शायद तुम लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि वैलन के बड़े भाई के पास उसके मरने की खबर किसने पहुंचाई थी। जिसके बाद अभी तो डंजों के अंदर का सीन खा जाता है, जहां ये सब अब सेफ हैं, लेकिन इनकी फाइट अभी भी चल रही है। यहीं पर वैलन खाना खाते हुए कहता है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई हमने, जहां एक बंदा खाना खाते हुए थोड़ा रेस्ट करेगा और बाकी 3 लोग फाइट करेंगे धीरे धीरे। वो लोग अब इसी स्ट्रेटजी के साथ
एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर चढ़ने लगे और दुश्मनों को खत्म करने लगते हैं। लेकिन साथ ही अब ये सब काफी घायल भी हो चुके थे और अब डंजो के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर अभी ये सारे सोल्जर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर एलिस इन लोगों को हील करने के लिए इनके साथ है, वरना कब के खत्म हो चुके होते ये सब। अब इन सब को खत्म कर देने के बाद फाइनली अब ये सब एक बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो गेट की तरफ जाते हैं, आसपास पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। एरविन खुश होके कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आखिरकार हमारा मिशन खत्म हुआ। पर वैनलिंग और ब्रेंटा को थोड़ी गड़बड़ लगती है और जब वो सामने देखते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन था, जो देख के ब्रेंटा कहता है, अब वक्त चुका है वंडरलिन, मेरी मदद करो। पर दिक्कत ये है कि अब इतना लड़ने के बाद इन लोग के पास भी अब ज्यादा मैजिक नहीं बचा। और तभी लिन को यहाँ पर एक सोल्जर अचानक ही पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और एलिस उसे ठीक करने लगती है। वंडरलिन ये देख के ब्रेंटेक से कहता है, शायद हम अपने मैजिक को कंबाइन करके अटैक करना चाहिए। इस पर ब्रेनेटेक भी मान जाता है। लेकिन जैसे ही अब वो उसे अपनी पावर्स देना शुरू करने लगा, वो कुछ ही देर के अंदर थक जाता है। पर वंडर तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर ब्रंट कहता है, तुम तो बिल्कुल ही अपने मास्टर की तरह हो, यानी कि रेनफॉल की तरह। तुम्हारे अंदर भी वो जुनून है जो कि उसके अंदर था। पर ब्रंक अब यहाँ पर इससे ज्यादा लड़ नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ ही अब नरेन की भी पावर्स कम पड़ने लगी थी। अकेले कितना ही संभाल पाएगा। ये सब उसे चेयरअप करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में एलिस जल्दी से उसके पास जाके कहती है, ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है मिरेकल लाइट। वो सीधा वरेन को किस कर लेती है। ऐसी पावर्स तो भाई मुझे भी चाहिए। कितने अच्छी तरीके से पावर्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद एलिस थककर वहीं पर बेहोश हो जाती है और वैलन के पास अब तो भरपूर ताकत आ चुकी थी और अब वो एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि इससे उस ड्रैगन का खात्मा ही हो जाता है। और उसके मरते ही यहाँ पर सारे सॉसर्स रुक जाते हैं। साथ ही अब वंडरलिस्ट दोनों ही एक साथ थककर वहीं पर बेहोश हो चुके थे। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहां पर ये लोग डंजो के अंदर एक अच्छी सी जगह ढूंढकर इन दोनों को वहीं पर लेटा देते हैं। यहीं पर लुइस और लिन इन दोनों के पास खड़े एलिस की पावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि भाई ये कैसी पावर्स थी जो कि किस करने से एक्टिवेट हो गई। इतने में वंडर भी जाग चुका था और अपनी आंखें खोल लेता है। पर इन लोगों की बातें सुनकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। असल में ये लोग एली से थोड़ा सा जल रहे थे, क्योंकि उसने वैनलिंग के साथ बाजी जो मार ली। कुछ देर बाद वेनरिन और एलिस ब्रेंटा के साथ होते हैं, जहां पर उन्हें बताता है कि सिविलाइजेशन यहाँ के एशियंट ने बनाई थी, जिसे लोग मैजिक क्रिएशन का गॉड मानते थे। तभी इधर अरविन इन सबको कुछ दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है और जब ये लोग वो देखने के लिए गए तो ये बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर मैजिक एयरशिप्स रखी हुई थी, वो भी एक नहीं बहुत सारी, जिसका अब सीधा कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर व्रेन की टीम किंग के सामने बैठी थी और इन लोग का यहाँ पर एक तरह से हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि इन्हें उस डंजो के अंदर से काफी सारी चीजें मिली हैं और क्योंकि इन लोगों को उस डंजो में जाने का काम किंग ने ही दिया था, तो इन्हें रिवॉर्ड का अमाउंट भी काफी बड़ा मिला है, जहाँ वरेन की टीम के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। कुछ देर बाद वैनलिंग और क्लैम आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, जहां पर वो उसे बताता है कि अब वो यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाला है। तो क्लेमर्ड उससे कहता है, सच में क्या? तो अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पर चलो, जो भी हो, मैं उन लोगों को जरूर ढूंढूं जिन्होंने हवा फैलाई थी। और तब यहाँ पर वैरिन को ये बात पता चलती है कि किसी ने उसके मरने की झूठी हवा फैलाई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर रुण और उसके साथी आपस में वैरिन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि अब वो जिंदा बच चुका है। तो इस पर रनेड उन्हें कहता है, चिंता मत करो, खेल तो अब शुरू हुआ है। यहीं इधर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने खुद को ढक रखा था और वो पता नहीं क्यों पर वैनलिंग के घर आकर उस पर नजर रख रही थी और ये चीज कहीं ना कहीं वैनलिंग को भी महसूस हो जाती है। तो वो सभी से कहता है, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हम पर नजर रख रखी है। जिस पर अरविन कहता है, अरे छोड़ो ना, तो नॉर्मल है, लोग तुम्हारे फैन हैं। उस अफवाह की वजह से उन्हें लग रहा होगा कि तुम मर गए, इसलिए शायद वो तुम्हें चक्कने की लाते होंगे। तो लिन कहती है, ऐसी बात है तो फिर तो हमें एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए जो कि मेहनती और ईमानदार हो। और यार ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है रोड रेक वंडल को भी। यहाँ पर पहले पता नहीं होता कि रोड रेक है कौन, पर फिर उसे अचानक ही याद आता है कि लोग किसकी बात कर रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद नरेन और बाकी लोग रोड रेक के पास आते हैं।
ये बंदा तो याद होगा ही तुम लोग को, यही है रोड्रिक, जो कि काफी टाइम से नरेन की टीम में आने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब जब वरेन खुद सामने से आकर उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है तो बेचारा तो खुशी के मारे रोने ही लग गया और उससे कहता है, आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूंगा। और यहाँ पर भी वही लड़की वरेन के ऊपर नजर रख रही थी। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये चली जाती है, ये लोग जब लंच कर रहे थे तब भी लड़के उन पर नजर रखे हुई थी, पर यहीं लुईस ने इस बार उसे देख लिया। अरविंद तो भाई ये देखते ही वैनलिंग को बचाने के लिए उसके सर नीचे ही पटक देता है और सब बिल्कुल फाइटिंग का पोज लेकर रेडी था लड़ने के लिए। लेकिन तब तक वो लड़की गायब भी हो चुकी थी, साथ ही अब इस लड़की का चेहरा भी दिखाई दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोड्रिक रोगन के ऊपर नजरा बनाए रखता है कि आखिर इसका आना जाना कहाँ हो रहा है, क्योंकि अब उसे रोगन के ऊपर शक हो चुका है। इधर यहाँ पर इस लड़की ने अभी तक इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों, पर यह सिर्फ वैनलिंग के ऊपर ही नजर रख रही है। यहीं पर दिखाया जाता है कि अपने वैनलिंग के घर पर काफी शानदार पार्टी रखी गई है, जहां पर उसके सारे भाई भी होते हैं, सिर्फ स्कर्ट को छोड़कर, जो देखकर लुईस कहती है, अरे वाह, यहाँ पर तो ड्यूक भी मौजूद है, यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि अब अपने वरेन की बातचीत बन चुके ना इन सब से। इतने में यहाँ पर वो और ली सभी के लिए कुछ लेकर आते हैं और वो सबको बताता है, तो ये है वो जो मैं बहुत दूर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, इस चीज़ का नाम है टूना। और ये इतनी अलग चीज़ थी कि सब यही सोचने लगते हैं कि सेब खाया कैसे जाए। तब वैनलिंग ने यहाँ पर सबको सोया सॉस दिखाते हुए इन्हें खाने का तरीका बताता है, और ये टूना फना पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन सबको काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद रोड्रिक वहां पर आके वैनलिंग को बताता है, मुझे पता चल चुका है, ये रूमर्स रॉन ने ही फैलाए थे, असल में रुन हेड कमिश्नर का छोटा भाई है, इसलिए तो ये इतना हवा में उड़ रहा है और जो चाहे वो कर रहा है। और इसी ने ही तो वेरेल के मरने की खबर उसके बड़े भाई के पास पहुंचाई थी। तो वैनलिंग कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इन सब में इन लोगों ने मेरी फैमिली को घसीट लिया। तो डैक उससे कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, अब मैंने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि आप सबको पता चल चुका है कि वैरेन के मरने की अफवाह रुड ने फैलाई थी। असल में यार बात यह है कि इस रोड्रिक ने योगन के खिलाफ एक झूठी अफवाह फैला दी थी, इसलिए अब उसका सच सबके सामने आ चुका है। वरन के पूछने पर ड्रक उसे कहता है, मुझे तो शुरुआत से ही इस रोगन के ऊपर शक था। तो वैनर न पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, क्या तुम उसे जानते हो? तब रोड्रिक यहाँ पर बताता है कि असल में रोगन मेरा फादर है, लेकिन उसने कभी मुझे अपने बेटे के रूप में माना ही नहीं, और यही वजह है कि रोड्रिक रुन को पसंद नहीं करता। तभी एलिस वहां पर कुछ कुकीज लेकर आती है, और अभी भी इस लड़की ने इन लोगों पर नजर ही रखा हुआ था, लेकिन अब उसे सब नहीं होता और अंदर आने के लिए गेट को पीट पीट कर तोड़ डालती है, जो देख के अब ये लोग रेडी हो जाते हैं कि इसके अंदर आते ही फाइट शुरू कर दिया जाए। और जब एल्विन उसके सामने आता है तो वो तो बेचारे को घुमा के पटक ही देती है। वो तेजी से अब आगे बढ़ने लगी, जो देख के रोट एक वेटन के सामने खड़ा हो गया पैर। असल में तो यहाँ पर इसे सिर्फ खाने की पड़ी थी, बस इसलिए ही आई थी ये अंदर, क्योंकि इसे खाना खाना था। तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे कहता है, विल्मा, लगता है तुमने इन्हें अपने बारे में बताया नहीं। असल में यार ये विल्मा इसकी ही बेटी है, यही थी जो इतने टाइम से इन लोगों पे नजर रखी हुई थी। और वो वैनलिंग से आके कहती है, तुम पास हो चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं होती कि इसने ऐसा बोला क्यों। वली से कहती है, क्या तुम मेरे लिए वो चीज बना सकती हो? असल में यार इसे लोगों से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट है। जोत क्या ब्रंक आके कहता है, लगता है इस लड़की को हियो सिंड्रोम है। जिस किसी को भी सिंड्रोम होता है उसके पास पावर तो बहुत होती है, पर जब तक उसे खाना ना मिले उसकी पावर्स किसी काम की नहीं, वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और तब वेल्मा के फादर वैनलिंग से कहते हैं, क्या तुम इसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहोगे? तुम इसे चाहो तो शादी भी कर सकते हो। तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि इसने इतने टाइम से वेल्मा को क्यों वैनलिंग के पीछे लगा रखा था, क्योंकि ये भी अपनी बेटी की शादी उससे ही कराना चाहता है। तो वंड्री उसे कहता है, मुझे माफ करिएगा, पर अब मैं इस टाउन से जा रहा हूँ एक नॉर्मल एडवेंचर की लाइफ जीने, तो इसलिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो आदमी उसे कहता है, इतना जल्दी कैसे, तुम्हें तो अभी एक और टास्क दिया जाने वाला है। और तब वो वहां पर डी को बुलाता है, जो वैन से कहता है, अगर तुम करना चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेस्ट है। इसके बाद अब सीधे वैरिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एमिलिया ने वो लेटर पढ़ लिया था जिसमें वैरिन के मरने की खबर थी। पर यह सुनने के बाद स्कर्ट का बिल्कुल ही अजीब रिएक्शन आता है।
बंदा एक साइड से रो रहा था और एक साइड से हंस भी रहा था। इतने में तभी वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और जैसे ही वो घर के बाहर देखते हैं तो यहाँ तो ब्रेंटा के साथ साथ वरेन और उसकी पूरी टीम खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद सब अंदर आके बैठते हैं, जहाँ वैनलिंग कहता है पुरानी याद ताज़ा हो गई। स्कर्ट गुस्से में बताता है कि आज से 15 साल पहले हमने अपनी आर्मी को ड्यूक के कहने पर जंगल में भेजा था, पर हमारी आर्मी कभी वापस आ नहीं पाई। तो ब्रेंट कहता है इसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग अनडेड हो चुके हैं, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो वो लोग जॉम्बी बन चुके हैं। इसी वजह से अब ड्यूक चाहते हैं कि हम उन लोगों की सोल को प्योरीफाई करें, और यही काम दिया है। ड्यूक ने वैनलिंग को उन अंड सोल्जर्स की सोल को प्योरीफाई करने का। यहाँ पर स्कर्ट के साथ उसका छोटा भाई हेलमेट और साथ ही चीफ भी बैठे होते हैं। बंटेक उसे कहता है देख भाई, हम तुझसे कोई फ्री में काम नहीं करा रहे हैं, तुझे क्या चाहिए बस तू वो बता। तो स्कर्ट उनसे उन सारे सोल्जर्स के आर्मर्स और जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी उन सब का ट्रिब्यूट मांगता है, यानी कि उन सब चीज़ों को वो खुद रखना चाहता है। तो बंटेक उससे पूछता है अच्छा तो तुम्हें कितने परसेंटेज चाहिए ये भी बता दो। तो वो आप अपने विलेज चीफ से पूछता है, जो कि उसे 30 पे लेने की सलाह देता है। लेकिन भाई ये स्कर्ट बड़ा ही चालू बंदा था, अपनी तरफ से 20 पर और इंक्रीज करके डायरेक्ट 50 पर ही मांग लेता है और उनसे कहता है अगर तुम हमें इतना दे सकते हो तो दो, वरना या फिर जा सकते हो। और वो बताता है कि जितने भी विलेजर्स के लोग उस आर्मी के अंदर थे उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो इसलिए उनको उन वेपन से क्या ही मतलब होगा, उनको हिस्सा मिलना भी नहीं चाहिए। और ये सब सुन के अब अरविंद बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका। तो एलिस कहती है अगर हमें उनकी आत्मा को प्योरीफाई करना है तो उनकी चीजें उनके साथ ही जानी चाहिए। जिस पर स्कर्ट उसे कहता है अपनी हद में रहो, तुम बच्ची हो, तुम अभी अब। भाई ये स्कर्ट तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो देख के अब अरविंद बहुत ही गुस्से में आ चुका था, बिल्कुल ही मारने को आ चुका था ये तो स्कर्ट को। पर वैनलिंग यहाँ पर उसे रोक लेता है और वो स्कर्ट की सारी शर्तों पे हाँ भी कह देता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहां पर वैनलिंग में बैठा सोच रहा था कि आखिर बात क्या है, वह अब मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वैसे देखा जाए तो इसके पीछे की वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि स्कर्ट ये नहीं चाहता कि वन रेन उसकी पोजीशन छीन ले, और वो इसलिए भी उसे जलता है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसके बाद अगले दिन ये सब लोग जंगल में आते हैं, जहां वैलन कहता है चलो अब अपने प्लान पे काम किया जाए। वो लोग सारे जॉम्बीज को चिल्ला चिल्ला के चिढ़ाते हैं कि तुम सब सोल्जर्स हो, अगर अभी बाहर नहीं आया तो तुम्हारे नाम पे बहुत ही बड़ा धब्बा लग जाएगा। और कहीं ना कहीं व्रल का ये प्लान काम भी कर जाता है। उन सारे जॉम्बीज को, यानी कि उन सारे सोल्जर्स को अपने प्राइड की कहीं ना कहीं चिंता है, इसलिए वो लोग अब सामने आने लगते हैं। तब वैनलिंग के कहने पर एलिस एक ब्लैंकेट उठाकर मैजिक इस्तेमाल करने लगी, और अब वो भी अपना कुछ मैजिक यूज करती था है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट हो गया। अब जो भी जॉम्बी इस सर्कल को टच कर रहा था वो अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाता है, और प्यूरिफाई होकर ही धीरे धीरे सारे जॉम्बीज खत्म ही होने लगते हैं। इधर ब्रंटिक, एरविन और बाकी सब उन सोल्जर्स के वेपन से उनके मालिकों की पहचान करने में लग जाते हैं। इतने में तभी लुई का नजर एक खतरनाक वाले जॉम्बी पड़ जाती है, और उसे लगता है कि यही है इन लोगों का बॉस। पर यार ये लोग इससे पहले कुछ करते हैं, वो भी उस सर्कल से टकरा के प्योरीफाई होकर गायब ही हो जाता है। लेकिन अब एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई, एक अंडर ड्रैगन वहां पर आ जाता है, पर ये इनके बनाए मैजिकल सर्कल से प्योरीफाई नहीं हो पाता और अंदर आ चुका था। अब ये बेचारा ड्रैगन जैसे ही इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, उससे पहले ही विल्मा एक ही अटैक में उसके सर को धड़ से अलग कर डालती है। इसके बाद अब ये सब लोग उस ड्रैगन को प्यूरिफाई करने में लग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ अनडेड जानवर भी होते हैं जो कि उस सर्कल से प्यूरिफाई नहीं हो रहे थे, तो लुइस और बाकी सब उनसे लड़के उन्हें ठिकाने लगा देते हैं, और धीरे धीरे ऐसे करते करते इनका काम खत्म हो जाता है और सबके सब प्यूरिफाई हो चुके थे। लेकिन तब लुइस एक और जॉम्बी को नोटिस करती है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। ये थोड़ा अलग है क्योंकि यह बोल भी सकता है। वो इन लोगों से अपने ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछता है, यानी कि अपनी पोती के बारे में, और शायद अगर ये लोग इसकी पोती को जानते थे तो वो उससे कहते हैं आप चिंता मत करो, वो बहुत बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही, वो काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये सुनकर वो आदमी यानी कि वो जॉम्बी काफ़ी खुश होता है और खुशी खुशी अपनी तलवार को नीचे रख देता है, और अब इन सारे सोल्जर्स का सामान गांव वालों के सामने रख दिया जाता है, जहां पर ये सारे अपने अपने बच्चों के सामान ले रहे थे। लेकिन इतने में स्कर्ट वहां पर आ गया, जो कि उन सभी से सारे आर्मर्स और बाकी सारे सामान मांगता है, जिस पर वहां खड़ा आदमी उसे कहता है ये हमारे बच्चों की आखिरी निशानी है,
उन्हें मुक्ति देने के लिए हमें इसे जलाना होगा। तो कार्टूने कहता है, अरे बात को समझो, हमारे देश के पास इतना आयरन नहीं है, तो अगर हम इन चीज़ों को अपने काम के लिए जलाएं तो अपना गुजारा कर सकते हैं। अब वैसे तो यार यहाँ पे स्कर्ट की बात भी सही थी, लेकिन फिर भी विलेज के लोग इस चीज़ के लिए तैयार यार नहीं होते। यदि क्या वह आके कहता है, तुम्हें बस आयरन चाहिए ना, तो रुको मैं देता हूँ। और तब वो एक बड़ा सा आयरन क्यूब वहाँ पर लाके रख देता है। और ये देख के तो अब स्कर्ट के भी बोलती बंद हो चुकी थी, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद अभी लोग ड्यूक के पास आते हैं, जहाँ ड्यूक बड़ा ही खुश था कि इन लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। वैनलिंग कहता है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ड्यूक कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुको, मुझे तुमसे थोड़े से और भी काम कराने हैं। और ब्रंट के भी थोड़ा सा यहाँ पर कहने पर वैनर ड्यूक की बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगी और ड्यूक ऊपर से खड़ा इन्हें देख रहा था। साथ ही यहाँ पर ड्यूक के साथ रोगन भी है, जो कि उन्हें कहता है, हमारा प्लान काम कर गया। तो डक उसे कहता है, हाँ प्लान काम क्यों नहीं करेगा, वैसे अभी ये वैनलिंग और उसके सारे साथी विलेज के अंदर ही हैं। अगले दिन उन सारे सोल्जर्स का फ्यूनरल होता है, जहां पर एलिस ये सब करवा रही थी, क्योंकि ये फ्यूनरल वाला काम पहले जो लेडी किया करती थी वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो इसलिए अब एलिस ये सब कर रही है। अब रात के वक्त फ्यूनरल में आए लोगों का डिनर चल रहा होता है, जहाँ पर स्कर्ट की वाइफ भी आई हुई थी। और भाई इसके तो अब 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो आँख कुछ देर तक अपनी प्रेयर करती है। कुछ देर रुकने के बाद जब वहाँ से जाने लगती है, तब वहाँ पर वार्डन उससे मिलने आता है। जो देखकर वो उसे कहती है, लगता है तुम आजकल काफ़ी बिजी हो, हमसे तो आप मिलने भी नहीं आते। तुम तभी वैनलिंग के दोनों भतीजे उसे पूछने लगते हैं, आप तो एक ड्रैगन स्लेयर हो ना, तो प्लीज़ हमें बताइए आपने ड्रैगनस को कैसे हराया। तो इसलिए अब लुई और लेन वैन का फर्स्ट बैटल कैसे हुआ था उसका एक छोटा सा प्ले करके दिखाते हैं, जो देख इसके दोनों भतीजे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। साथ ही वंडरलैंड तो इन्हें लॉलीपॉप भी देता है, सस्ते में लिपटा दिया भाई इसने तो। इन लोग के जाने के बाद विलेज चीफ वहां पर आके उससे कहते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे इस राज्य के मालिक बन सकते हो। यानी कि एक लॉर्ड, जो सुनकर तो वेंटलेन खुद ही घबरा जाता है, क्योंकि अब इसका बड़ा भाई स्कर्ट इस विलेज का चीफ है। अगर उसने ये सब सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में तो वेंट उसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अब इन सब चीजों को छोड़कर एक एडवेंचरर की लाइफ जीनी है। पर तभी इतने में यहां पर बंटेक आ गया, जो कि उसे कहता है, वैलन शायद तुम्हें ये पता नहीं, पर हमारे किंग चाहते हैं कि इस जगह के मालिक तुम बनो। इसका कुछ देर बाद ब्रेंटेक वंडल के साथ बैठा था और वो उसे बताता है, हमारे ड्यूक इस जगह को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तुम अच्छे से जानते हो इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस पर वैलन कहता है, हाँ शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा से सेम ही लोग रहते आ रहे हैं, और यार यही मेरी रीज़न था। इस जगह पर काफ़ी जनरेशन से सेम लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन अब इतने टाइम बाद वैनलिंग सामने आया एक मैजिशियन बनके, जिसके के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। इसलिए किंग चाहते हैं कि वेंटलेन अपने फादर की कंट्री पर आराम से राज करे। तो वो कहता है, हाँ लेकिन इसके लिए मेरे फादर नहीं मानेंगे और आप उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते। इस पर बंटेक उसे बताता है कि हाँ मैं ये बात समझता हूँ, इसलिए हम लोग अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे फादर के सामने, जिससे उन्हें स्कर्ट के ऊपर जितना भी विश्वास है वो खत्म हो जाए और वो तुम्हें उस पद पे बिठा दें। यही मेन वजह थी कि हमारे लॉर्ड ने हमें यहाँ भेजा, सोल्जर्स को प्योरीफाई करने का काम तो बस एक बहाना था। और अब क्योंकि इस काम से लोग तुम्हारा सम्मान करने लग गए, इसलिए मुझे यकीन है कि कड तुम्हें किसी भी वक्त मरवाने की कोशिश कर सकता है। पर खैर, अब लॉर्ड बनना या ना बनना ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी अब तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं जिससे तुम इस राज्य को काफी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो डर्लिन कहता है, मेरे पास तो अब इतना पैसा है कि मैं चाह के भी इसे खत्म नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 2 मिलियन इनका प्राइस मनी मुझे इसी राज्य को डेवलप करने के लिए दिया गया था? इसका मतलब आप लोग तो बहुत समय से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद अब वंडरलिंग घर आकर सबको ये सारी बातें बता देता है। तो एयरविन और लिन उससे कहते हैं, अरे अगर तुम यहाँ के लॉर्ड बन गए तो हमारी टीम का क्या होगा? और वैसे भी यार कहीं ना कहीं वंडरलिन लॉर्ड बनना ही नहीं चाहता। रात में डिनर करते वक्त वो और यहाँ पर बाकी सब कुछ खा ही नहीं रहे थे, सभी उदास थे, ना इसी बात से कि अब वैनलिंग को लॉर्ड बनाया जा रहा है। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आती हैं, जिस सुनकर वैनलिंगन, हेलमेट और बैटक तीनों ही बाहर आ गए थे, जो देख के बाहर खड़े सारे लोग थोड़ा डर जाते हैं। तब हेलमेट के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी बताता है, हम तो बस अपनी रिक्वेस्ट मनवाने आए हैं,
हम चाहते हैं कि सरवंडल इस राज्य के नए लॉर्ड बने ना, कि स्कर्ट तो हेलमेट उन्हें कहता है। अब चाहे तुम लोग जो भी कर लो, स्कर्ट कभी इस चीज के लिए नहीं मानेगा। इस पर वो आदमी बताता है, हमें अब किसी पनिशमेंट से डर नहीं लगता, क्योंकि स्कर्ट अगर इस राज्य का लॉर्ड बना तो जो हाल अभी तक हमारा हुआ वो हमारे बच्चों का भी होगा। इन लोग के बार बार अब इस तरह रिक्वेस्ट करने पर वैनरियल उसे कहता है, मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता, प्लीज मुझे आप लोग इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो आदमी कहता है, पर कैसे, आप लोग तो कल यहां से अपना काम खत्म करके जा रहे हो ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपसे आज ही बात कर ली जाए। लेकिन लगता है कि शायद यार इन लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। किसी ने इन लोगों को वैनलिंग के झूठी खबर दी कि वो अब जाने वाला है। तब इतने में ब्रेंटा की नजर वहां खड़े विलेज चीफ पर पड़ती है, जो कि उन्हें वहीं पर खड़ा छुपकर देख रहा था। तो ब्रेंटा उसके पास जाके कहता है, तुम काफी बढ़िया चाल चल रहे हो, इन लोगों को तुमने ही बैक आया है ना। मेरी बात समझो, हम लोग इस चीज को ऑफिशियल हैंडल कर रहे हैं, तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन अगर तुमने इस बीच हमारे काम में एंटर किया तो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर तुम अब हमें हमारे तरीके से काम करने दो। तो वो चीफ कहता है, आपने मुझे वार्निंग दी, इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे विलेज चीफ की पोस्ट पर ही रहना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जाते हुए ब्रैंड टक से कहता है, आप अमीलिया पे नजर बनाए रखना, वो वैनलिंग के लिए खतरा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ इधर स्कर्टर्स की चमचे वैनलिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि विलेज के लोग भी अब वैनलिंग का ही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें स्कर्ट अप नहीं चाहिए, जो सुनकर वो कहता है, गद्दारी करने वाले अब नहीं बचेंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ यहाँ पर अरविंद वैनलिंग से कहता है, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्कर्ट ही है। वो इनके हड़का में बीच में आएगा। तब बंटेक वहां आके कहता है, अगर इसी तरह उसकी दादागिरी चलती रही तो हमें उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब अलिन का सीन दिखाया गया, जहां पर वन डेलिस के साथ था और वो अब कर्ड के घर पर जाने वाला है। उससे थोड़ी बातचीत करने के लिए कुछ देर बाद वो उसके घर पर आता है। जब वर्ड उसे समझाता है कि देखो यार, मुझे तुम्हारे पूरा किंगडम नहीं चाहिए, बस जो ये तुम्हारा अनडेवलप्ड एरिया है वो मुझे दे दो। मैं वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ करूंगा और तुम्हें इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही तुम्हारे विलेज में रहने वाले लोग भी काफी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यार, ये सन की स्कर्ट उस पेपर को ही फाड़ देता है और कहता है, मुझे पता है तुम लोग मेरे पद को मुझसे छीनना चाहते हो। तो वैनलिंग कहता है, अबे पागल, जरा अपने आसपास तो देख, तेरे राज्य के लोग तेरे खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। लेकिन यार, ये कर्ड तो वैनलिंग के ऊपर ही चढ़ने लग गया इस बेवकूफ को। आप समझाए, कोई फायदा तो था नहीं, तो वैनलिंग वहां से जाने ही लगता है। यहीं पर उसे अमील भी मिलती है। वैलन उससे कहता है, मैंने तो सिर्फ अपने बड़े भाई को बचाने के लिए उसके सामने एक अच्छा ऑफर रखा, पर वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो अमिलिया कहती है, यही तो वजह है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास ज्यादा ला रही हूं, ताकि उनका तुम्हारे साथ ज्यादा कनेक्शन बढ़े और तुम उनसे उनके नोबल स्टेटस को ना छीन। वो अब अपने बच्चों के पास चली जाते हैं और इधर वंडर वहां से चला जाता है। अब जब वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ था तो यहाँ पर वो उन सबको बता देता है कि मैं इस जगह का लड़ बनने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरे इस फैसले से मेरे करीबी लोगों को मुझसे तकलीफ हो, पर मुझे अब थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। जो भी हो, किंग की बात तो माननी ही होगी, पर अब इन सब में मुझे तुम लोग की भी हेल्प चाहिए। और इधर अरविंद तो वैनलिंग की बात सुनने में इतना बिजी हो गया था कि अपने काम को ही बिगाड़ देता है। तब एलिस उसे कहती है, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और अब इन सभी विलेज के लोगों से थोड़ा घुलने मिलने के लिए वैरन और उसके सारे साथी मिलकर गांव वालों को अपनी तरफ से कुछ सामान बांटते हैं, जहां पर ये सभी विलेजर्स को कुछ ना कुछ दे रहे थे। लेकिन ये सब देख के स्कर्ट की चमचुक्की अब जल रही थी और वो लोग ये बात सीधा जाके स्कर्ट को बता देते हैं। यहाँ का हर कोई तो अब वंडल को ही चाहता है, उनका ध्यान ना तुमसे हट चुका है। हर कोई यही चाहता है कि वैनलिंग ही नया लॉर्ड बने, इसलिए अब भी सब मिलकर उसे मारने का सोचते हैं। पर ये इतना आसान भी थोड़ी होगा, वो इतना पावरफुल मैजिशियन है। इसका कुछ देर बाद को सीन दिखाया गया, जहां पर स्कर्ट के सारे चमचे कहीं जा रहे थे। लेकिन तब वहां पर वैलन इनके सामने आता है और ये लोग मिलकर इनको चारों तरफ से घेर चुके थे। वैसे ही दिखाया नहीं जाता कि इनके साथ आखिर होता क्या है। अगले दिन उनमें से एक चमचा स्कर्ट के पास आके कहता है, हमारे साथ गद्दारी हुई है, ये वंडर तो अपने मैजिक का फायदा उठा रहा है, पता नहीं यार उसने क्या किया इनके साथ। दूसरी तरफ इधर वंडर लेन रोड रख के साथ होता है, जहां रोड रख उसे घर दिखाने के लिए लाता है, जो कि काफी अच्छा था पर थोड़ा टूटा फूटा है। डरक कहता है
ये जगह काफी सही रहेगी अमिलिया और उसके बच्चों के लिए। तब वैलन उसे बताता है कि मैं करना तो नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों को उनके होमलैंड से दूर करना सही नहीं, पर मुझे पता है कि वो लोग वहां से ज्यादा यहाँ खुश रहेंगे। बिना बदनामी के चलते हुए रो ट्रैक उसे बताता है कि दिन बदन आपसे मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लोग भी आपका इस नए काम में साथ देना चाहते हैं। अगले सीन में वो आदमी जिसने कड़ के घर पे वो लेटर पहुंचाया था, वो रनर से कुछ लेता है और उसे लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ इधर स्कर्ट अपने साथी पर काफी चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अब उसे छोड़कर जा रहा है। असल में बात यह है कि वैनलिंग ने इसे एक अच्छा ऑफर दिया है अपने साथ रहने के लिए, इसलिए अब ये स्कर्ट के साथ नहीं देना चाहता और वो उसे टक्कर मारते हुए भाग जाता है। जो देखकर तो अब ये स्कर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अपने पास से एक डैगर निकालता है। तभी उसे सामने से किसी की आवाज आती है जो कि उसे कहता है, क्या तुम इतने पावरफुल मैजिशियन को बस एक डैगर से हरा पाओगे? और तब वो आदमी उसे एक फ्लूट देते हुए कहता है, इसे ड्रैगन फ्लूट कहते हैं, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। वो स्कर्ट को अब ड्रैगन फ्लूट देते हुए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। तो स्कर्ट उससे पूछता है, वैसे भरा तुम मेरी मदद क्यों कर रहा है, इससे तुझे क्या मिलेगा? तो आदमी कहता है, हाँ इस वक्त तो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, पर फ्यूचर में जब तुम लॉर्ड बनोगे तब मेरा कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। तो इस तरफ इधर ब्रेंटा को दिखाया जाता है, जो कि स्कर्ट की प्रेजेंस को जंगल के बीचों बीच नोटिस करता है और जल्दी से स्कर्ट के आने की खबर वो वंडरलिक के साथियों को ही पहुंचा देता है। तब लुईस पूछती है, क्या वो किसी और को भी अपने साथ लेकर आया है, जैसे कि कोई एसिन या फिर कोई और? तो वैनलिंग कहता है, नहीं, वो कभी अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझता, वो जरूर अकेला ही आया होगा। कुछ देर बाद अब वरन जंगल के अंदर स्कर्ट की तरफ जाता है, जहां वो उसे देख के कहता है, अरे स्कर्ट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ खास है क्या? आज तो स्कर्ट उसे कहता है, चलो अब नाटक करना बंद करो और तुम सब जो पेड़ के पीछे छुपे हो सामने आ जाओ। असल में यार यहाँ पर वैनलिंग के सारे साथी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और स्कर्ट के कहने पर सामने आ जाते हैं। स्कर्ट उससे कहता है, देख भाई, तू काफी अच्छा ड्रैगन स्लेयर है और मैजिशियन भी, पर अब कर क्या सकते हैं, आखिर तू है तो मुझसे छोटा ही वरेन। और बाकी लोग समझ जाते हैं कि इसके यहाँ अकेले आने के पीछे कुछ तो गड़बड़ है और सब फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन तब वो ड्रैगन फ्लूट निकालते हुए उनसे कहता है, अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम सब गए, वेंटेक भी। उसके हाथ में फ्लूट देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया था और सोचता है, भला इसके पास ही कैसे आया? तो वैनलिंग के पूछने पर वो उसे बताता है कि एक ऐसा फ्लूट है जिसे इस्तेमाल करने से तुम ड्रैगन्स को समन कर सकते हो। तो लिन कहती है, हम लोग तो आज से पहले काफी सारे ड्रैगन से लड़ चुके हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? लेकिन मेन बात तो ये है कि लोग आज से पहले एक बार में एक ही ड्रैगन से लड़े थे, पर अगर इस फ्लूट को बजा दिया गया तो यहाँ पर एक बार में हजारों ड्रैगन इकट्ठा हो जाएंगे। तब एयरविन कार्ट से कहता है, अगर तुमने सच में ये कर दिया तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन ये तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं और ना ही इसे गांव के लोगों की कुछ परवाह है। वो कहता है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो अगर वो मर भी जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैनलिंग कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली की भी कोई परवाह नहीं क्या? जिस पर स्कर्ट रिप्लाई करते हुए कहता है, फैमिली तो दूसरी ही बनाई जा सकती है, जैसे ही मैं तुम्हें हरा दूंगा हर जगह पॉपुलर हो जाऊंगा, हीरो कहेंगे, लोग मुझे, लड़कियां मेरे ऊपर मरेंगी और तब एक और बेटा टा कर लूंगा, मैं क्या दिक्कत है? और भाई ये बात सुनकर तो वंडल भी बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता है, खून खोल चुका है अब इसका जो देख के तो भाई स्कर्ट की पड़ जाती है और वो उससे कहता है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग का ये डरा डरा चेहरा देखकर। यहीं पर ब्रांड तक चुपचाप अपने मैजिक को रेडी कर रहा था और इधर ये वंडर से और भी ज्यादा बकबक करने लगता है, लेकिन तभी ब्रंक ने उस पर अटैक कर दिया। पर यार यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं होता, ये ड्रैगन फ्लूट उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और अब कार्ट जो करने वाला है वो बिल्कुल ही पागलों वाली हरकत है। वो गुस्से और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आखिर में उस फ्लूट को बजा ही देता है। इससे अचानक से मौसम चेंज होना शुरू हो गया और जमीन के अंदर से स्पिट्स बाहर निकलकर आनी शुरू हो जाती है। वंडलिकर्ट को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है, पर विल्मा उसे रोक देती है और तब बंटेक्स से यहाँ पर यह पता चलता है कि स्कर्ट के साथ धोखा हुआ है। असल में बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है, इसे खरीदना तो एक किंग के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और अभी स्कर्ट जिस फ्रूट का इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम मेलिस है। इससे स्पिट्स को संबंध किया जाता है
अपने दुश्मनों को हराने के लिए। लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती और इंसान वहीं खत्म। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। कर्ड सोचता है ये हो क्या रहा है, भला ये है क्या चीज। और तब दिखाया जाता है कि उसका शरीर एक बहुत ही बड़े जाइंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मतलब कि ये सारी स्प्रिट्स उसे अपने अंदर ले चुकी थी। सीधे सीधे बोले तो जैसे को तैसा वो मंस्टन लोग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एलिस उसे रोक लेती है। लेकिन ये भी अब इतने बड़े मंस्टर को कितना ही संभाल पाएगी। तो वैनलिंग आगे कहता है, चाहो या ना चाहो अब करना तो पड़ेगा ही। जैसे हमने जंगल में उन सोल्जर्स को प्योरीफाई किया, वैसे ही अब इसे भी करना होगा। एलिस कहती है हाँ, पर लेकिन इससे तुम्हारा भाई नहीं बच पाएगा। ये सुनकर वैनलिंग को भी समझ में आ जाता है कि अब कर्ड को बचाने का कोई भी तरीका नहीं, तो अब मरने ही दो उसे। वो लोग इस बार अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और दूर से यह नज़ारा देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर के अंदर दोनों मिलके इतने बड़े जाइंट को बिना किसी दिक्कत खत्म कर डालते हैं। पर वंडरलन यहाँ पर अपने भाई की मौत से थोड़ा सा दुखी था। और अब उस फ्लूट के अंदर से स्कर्ट की सोल निकल कर रोगन के मैशन के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रुन और उसके साथी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि स्कर्ट ने तो अब तक वैनलिंग को मार ही दिया होगा। लेकिन तभी स्कर्ट की सोल शीशा तोड़ते हुए अचानक के अंदर घुस जाती है, जो देखकर इन सबकी तो फट ही गई थी। और रुन घबराते हुए उसे पूछता है, क्या तुम स्कर्ट हो? लेकिन तभी वो उसी के ऊपर अटैक कर डालता है और इसके बाद ही उस मेंशन पर ताला लग जाता है। और रुकन का क्या हुआ है तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। साथ ही अब ये बात सबको ही पता चल चुकी थी, स्कर्ट ने क्या किया। तो इसीलिए अब हर किसी के, उसकी और उसकी फैमिली के लिए दिल में नफरत भर चुकी थी। रॉडरिक वरेन को बताता है, हालात अब इतने बुरे हो गए हैं कि हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोग अब कर्ड से इतना नाराज हो चुके हैं कि बस तुम्हें छोड़कर वो उसके हर एक फैमिली मेंबर को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अमिलिया को दिखाया गया, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर के माहौल की वजह से हेलमेट के घर पर रुकी हुई थी। वंडरलेन अब ये सारी बातें क्लम और बंटा को बताने लगता है, तो इस पर ये दोनों कहते हैं, चलो छोड़ो, जो हुआ ठीक ही हुआ, इतना मत सोचो, कम से कम बाकी लोग अब चांद से जीत तो पाएंगे। तो वैनलिंग कहता है, आखिर क्या हो तुम लोग, मैं तुम लोगों के उसूल कभी समझ नहीं पाया, मुझे अपने ही लोगों को खोना पड़ा एक गद्दी पाने के लिए है। आखिरकार इन नोबल्स की प्रॉब्लम क्या है, इन्हें चाहिए क्या? तो ब्रेन टेक कहता है, भूलो मत, तुम भी एक नोबल ही हो, जरा अपने आप को शीशे में देखो। अगले दिन अब किंग के शानदार पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैनलिंग भी था। यहां उसकी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि अब वो बाउंसर किंगडम का लॉर्ड बन चुका है। बातें करते हुए किंग उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझसे अपने लिए कुछ भी गिफ्ट मांग सकते हो, तुमने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी। तो वैलिनो से सीधा सीधा कह देता है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों से बिल्कुल ही अलग रहूं, मुझे अपने खुद के लिए एक टाइटल चाहिए। तो किंग उसे कहता है, देखो एक टाइटल हमेशा किंग को दिया जाता है, पर अगर तुम मुझसे से आप ही मांग रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। लेकिन किंग की बात सुन के बाकी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह तो तुम हमसे भी ऊंची पद पर आ जाओगे। और यहाँ बातों बातों में ही माहौल ऐसा बन जाता है कि कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग उसके खिलाफ डग भी। अब वैनलिंग के ही सपोर्ट में आ चुका था, पर इन लोगों की बहस अब भी खत्म नहीं होती। तो क्लेमर्ट कहता है, भूलो मत, तुम लोग किंग के पैलेस में हो। तब वंडरलेन किंग से कुछ कहता है, जो सुन के तो अब क्लाइमेट गुस्से में आ चुका था। वंडरलेन, तुम हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से भंग नहीं कर सकते। और वो किंग से कहता है, आपको इसे टाइटल देने की कोई जरूरत नहीं, बस जो जगह इसे संभालने के लिए दी गई है ये उन पर ही काम करे तो अच्छा होगा। तो किंग उसे कहते हैं, तुम अपना विचार अपने पास रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। और अब किंग ने अपने वंडरलिक को एक टाइटल दे ही दिया। तब क्लम भी उसे एक आंख मारता है, मतलब यह भी वंडरलिक के साथ ही है। किंग कहते हैं, आज से मैं तुम्हें ये टाइटल देता हूँ, तुम इसका जहां चाहो वहां इस्तेमाल कर सकते हो। क्लेंट बताता है, तुम्हें वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में जगह दी जाती है और तुम अब बन चुके हो 5th स्ट्रांगेस्ट मैजिशियन। और वंडरलिन अपनी स्वर्ड निकाल कर इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। कुछ देर बाद किंग और क्लैम के साथ ही खड़े थे,
जहां किंग उससे कहता है, बेटा इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं है तुम्हारी, थोड़ा सुधारो इसे। ओ, तो लगता है आप समझ गए। हाँ, मैं तो वहां पर एक्टिंग करके बस आपको उसा रहा था। और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वैनलिंग अपने भतीज के साथ होता है और एमिलिया से कहता है, मैंने 2 टाइटल किंग से मांगे हैं और अब मैं वो आपके बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से आपके बच्चे नुकसान झेले जाते वक्त। अमिलिया उसे कहती है, प्लीज तुम इन सब में खुद को कसूरवार मत समझो, स्कर्ट को तो बस अपनी गलतियों की सजा मिली है, उसने रास्ता ही गलत सुना था। और अब इसके बाद इस एनिमी के स्टार्टिंग वाला ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर वनलेन गांव के लोगों की खुदाई में काम करने में मदद कर रहा था। डेवलपमेंट में तो लानी है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा सबको। यहीं पर ब्रैंक और उसके बाकी सारे साथी भी आते हैं और इसी